अध्याय 631। यदि कोई नशे में नहीं है तो वह नशे में है। यदि कोई मार्शल कलाकार सचमुच नशे में नहीं आना चाहता तो उसके लिए नशे में आना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अर्जुन और ली जुनई दोनों की भावनाएं मिश्रित थीं और उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी। अगली सुबह ली जुनई व्यक्तिगत रूप से अर्जुन और अन्य लोगों को फूलों की राजधानी की सैर कराने ले गए। जो कोई भी ली जुनई को सड़क पर देखता वह स्वतः ही एक तरफ हट जाता और अपने हाथ नीचे करके सम्मानपूर्वक खड़ा हो जाता। यह स्नो फॉक्स फूलों की राजधानी का स्थानीय अधिपति था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ली जुनई यहाँ का स्थानीय सम्राट था। जहां तक राजकुमारी और अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्हें इतने उच्च स्तर का व्यवहार प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें लगा कि उनका बहुत सम्मान है। हालांकि पांचों रॉयल अकादमियों के विशेषज्ञ अपेक्षाकृत शांत थे। उन्होंने अर्जुन से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें बस यही लग रहा था कि उनके चेहरे तप रहे हैं, लेकिन उन्हें अर्जुन के साथ हुए व्यवहार का आनंद लेना था। इस एहसास ने उन पांचों को बहुत घिनौना एहसास कराया, मानो उन्होंने मक्खियां खा ली हों और मुस्कुराने का नाटक भी कर रहे हों। विदाई के दिन लिन जुनई ने खुद अर्जुन को विदा किया। उसने न केवल अर्जुन को स्नो फॉक्स कबीले से एक उड़ने वाला जहाज दिया, बल्कि अर्जुन को कुल 18 बक्से कीमती गहने भी दिए, जिनमें 100 डांसर ऑर्किड भी शामिल थे। जाने से पहले ली जुनई ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींचीं। भाई, ज्यूशियाओ साम्राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो बस मेरा नाम ले लेना। कोई भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। धन्यवाद। चलो अलविदा कहते हैं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली जुनई से अलग हो गया। लोगों के समूह ने स्नो फॉक्स कबीले का उड़ने वाला जहाज हासिल कर लिया। उत्तर की ओर यात्रा सहज और आसान कही जा सकती थी और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। विशाल उड़ते जहाज पर स्नो फॉक्स कबीले का पारिवारिक प्रतीक चिन्ह उकेरा गया था। जिसने भी यह प्रतीक चिन्ह देखा वह पीछे हट गया। जियांगरू, इस बार तुम्हारी हार के लिए मुझे बहुत दुहक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे संबंध इतने व्यापक होंगे कि 9 आकाश महाद्वीप भी बोल सकते हैं। राजकुमारी की आंखों में तारे चमक उठे और उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इस उड़ने वाले जहाज की गति से तियान्यू शहर तक पहुंचने में केवल 10 दिन लगेंगे। जब उड़ने वाला जहाज एक उजाड़ पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में पहुंचा तो वह अचानक पहाड़ों से ऊपर उड़ गया और 50 मीटर लंबे लगभग 100 छोटे उड़ने वाले जहाजों की खोज करने लगा। आह, यह तो डाकू है! शाही रक्षक तुरंत सदमे से पीले पड़ गए और राजकुमारी को घेर लिया। 9 फिरमिंट्स महाद्वीप के डाकू ऐसे लोग नहीं थे जो अपने परिवारों को लूटते थे। यहाँ के डाकू दुनिया भर में मशहूर थे और वे सभी क्रूर लोग थे जो अपनी तलवारों से उनका खून चाटते थे। इसके अलावा वे मार्शल कलाकारों को लूटने में माहिर थे। यहाँ तक कि कुछ डाकू भी थे जिनके पास बड़ी ताकत थी, जिनकी संभावित ऊर्जा हाउतियन साम्राज्य के द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों से कम नहीं थी। अर्जुन ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 9 फिर्मामेंट्स पर्वत के डाकुओं का सामना होगा। ये बेहद खतरनाक लोगों का समूह था। सामने भाई जियांगरू की नाव है। 100 से अधिक डाकू जहाजों के सामने से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, बिल्कुल। युवा स्वामी ली जुनई ने भाइयों को यह बताने के लिए पहले ही एक संदेश भेज दिया है कि श्री आदित्य और बाई की देखभाल के कारण ही वे 9 स्वर्गों में पैर रखने में सक्षम हुए हैं। चूंकि आप आदित्य के मित्र हैं, आप हमारे उपकारकर्ता हैं। आइए, उपस्थित हों। डाकुओं की नावें पास आ गईं और क्रूर दिखने वाले डाकू वास्तव में अर्जुन के जहाज पर बड़े बक्से ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजकुमारी और अन्य लोग अचंभित रह गए। राजकुमारी और भी अधिक हैरान हुई। जियांगरू, क्या तुम आदित्य को जानती हो? अर्जुन ने आह भरी और केवल असहाय भाव से सिर हिला सकी। ली जुनई स्वाभाविक रूप से
आदित्य शब्द को समझ गए थे और इसका उल्लेख नहीं कर सकते थे, लेकिन इन डाकुओं ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। हे भगवान, राजकुमारी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर हिलाया। तुम उसे कैसे जानती हो? बताओ, वह कैसा दिखता है? अर्जुन को केवल डाकुओं को धन्यवाद देने और राजकुमारी के चंगुल से अस्थायी रूप से निकलने का बहाना मिल सका। सभी डाकू असाधारण रूप से शक्तिशाली थे और अपनी निरंतर लड़ाइयों और हत्याओं में उनमें से प्रत्येक में हत्या की तीव्र इच्छा थी। ये लोग बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते थे, लेकिन इस समय उन सभी के चेहरों पर मित्रतापूर्ण मुस्कान होती थी और वे हमेशा अजीब महसूस करते थे। भाई जियांगरू, यह भाइयों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। फूलों को सड़क पर ले जाओ। एक आंख वाला अजगर पास आया और मुठ्ठियां भींचकर हंसने लगा। यह व्यक्ति डाकुओं के इस समूह का नेता था। वह लगभग 50 साल का था और वास्तव में स्वर्ग स्कायर के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था। भाइयों, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। अर्जुन ने भी मुट्ठियां भींच लीं। उसने इन उपहारों को अस्वीकार नहीं किया। वह जानता था कि डाकुओं के लिए अपनी मित्रता व्यक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। अगर उसने इनकार कर दिया तो यह उनकी नजरों में गिरफ्तारी न देने के बराबर होगा। भाई जियांग, यह एक अच्छी यात्रा रही। उनके पीछे कई डाकू नौकाएं अर्जुन और अन्य लोगों को 1000 मील दूर तक ले गईं और फिर उन्होंने मुट्ठियां भींचकर अलविदा कहा। तीसरे दिन अर्जुन का उड़ता जहाज एक अंतर्देशीय समुद्र से गुजरता है। 9 आकाशीय पिंडों वाले महाद्वीप की संरचना अनोखी थी। पूरा महाद्वीप एक महासागर द्वारा 2 भागों में बांटा हुआ था, जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। उबड़ खाबड़ समुद्र में कई समुद्री डाकू शॉपिंग मॉल को लूट रहे थे। समुद्र युद्ध की लपटों से भर गया था। कारवां के अनगिनत योद्धा समुद्र की सतह पर कूद पड़े। अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी को ठोस बना दिया और समुद्री डाकुओं से तब तक लड़ते रहे जब तक उनका मांस और खून हर जगह नहीं फैल गया। धिक्कार है, ज्यूक्सियाओ साम्राज्य इतना अशांत क्यों है? उस दृश्य को देखकर राजकुमारी ने तुरंत उड़ने वाले जहाज को धीमा करने और धीरे धीरे रुकने का आदेश दिया ताकि वह समुद्र पार करने की हिम्मत न करे। अर्जुन ने कहा, यह गहन आकाश संप्रदाय द्वारा 9 फर्मामेंट शाही कबीले को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। उन्होंने विभिन्न शक्तियों को यहां विकसित होने दिया ताकि 9 फर्मामेंट शाही कबीले का कोई अवतार न हो। समुद्र उत्तेजना से जल रहा था। अचानक 500 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक विशालकाय व्हेल मछली समुद्र से बाहर कूद पड़ी। विशालकाय व्हेल आकाश में उड़ गई। उसका विशाल शरीर देखकर डर के मारे कांपने लगी। विशालकाय व्हेल ने अपना खूनी मुंह खोला और एक ही बार में 10,000 टन के मालवाहक जहाज को 2 टुकड़ों में काट डाला। विशाल व्हेल पानी में गिरने के बाद फिर से उछली, अपना विशाल मुंह फिर से खोला और 10 छोटे व्यापारी जहाजों को सीधे अपने मुंह में निगल लिया। हे भगवान! अर्जुन के उड़ते जहाज पर सवार सभी लोगों के सिर सुन्न हो गए। यही है समुद्री दौड़। राक्षसी जानवर 3 प्रकारों में विभाजित थे: स्थलीय, वायु और समुद्री। इनमें समुद्री प्रजाति सबसे शक्तिशाली थी, क्योंकि दुनिया की सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा महासागरों से बना था। दूसरी ओर समुद्री जाति के शरीर सामान्यतः अतुलनीय रूप से बड़े थे, सड़क प्रकार के राक्षसी जानवरों से भी कहीं अधिक बड़े। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में हमेशा से एक नियम रहा है कि किसी प्राणी का शरीर जितना बड़ा होगा, उसे साधना उतना ही कठिन होगा। यही कारण था कि समुद्री जाति विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में असमर्थ रही। विशाल व्हेल ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के उड़ने वाले जहाज को खोज लिया था। जब विशाल व्हेल दोबारा पानी से बाहर कूदी तो वह 10 ली से भी ज्यादा दूर तक उछली। उसने अपना विशाल मुंह खोला और सीधे अर्जुन के उड़ने वाले जहाज की ओर निगल गई। अच्छा नहीं, दुश्मन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। रॉयल कॉलेज के 5 विशेषज्ञों ने डर के मारे तुरंत अपने हथियार उठा लिए। हालांकि इतना छोटा हथियार
उस विशालकाय व्हेल दानव के लिए उल्लेख करने लायक नहीं था, जो 500 मीटर से अधिक लंबा था। लेकिन एक क्षण में ही व्हेल अचानक हवा में लटक गई। व्हेल के सिर के ऊपर 5 मीटर ऊंचा एक समुद्री दानव खड़ा था। इस समुद्री दानव की आकृति मानव जैसी थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। अरे, यह तो भाई जियांग रुक्स्यांग की नाव है। समुद्री दानव ने अपना मुंह खोला और आश्चर्य से चिल्लाया, यह मैं हूं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। समुद्री दानव तुरंत बहुत खुश हो गया। मुझे पहले ही युवा स्वामी ली जुनी से एक संदेश मिल चुका है। अपने कार्यकाल में श्री आदित्य ने व्यक्तिगत रूप से हमारे ज़ोलिन सागर कबीले के तीसरे राजकुमार की रिहाई के लिए हान लान अग्नि कारागार से अनुरोध किया था। चूंकि आप श्री आदित्य के मित्र हैं, इसलिए आप हमारे ज्वेलिन सागर कबीले के मित्र हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, समुद्री दानव ने अपना हाथ हिलाया और दहाड़ा, आओ उपस्थित हो जाओ। अध्याय 632। समुद्र की सतह पर लड़ाई तुरंत बंद हो गई और घेरे गए कई व्यापारी जहाजों को भी जल्दी से भागने का अवसर मिला। समुद्री जनजातियां अपने समुद्री जानवरों के वाहन पर सवार होकर एक के बाद एक आकाश में उड़ रही थीं। उनमें से 2 समुद्री राक्षस, जिनकी ऊंचाई 10 मीटर से भी ज्यादा थी, अपने दोनों हाथों से एक बड़ी सी छाती उठाए हुए थे। व्हेल जानवर के ऊपर खड़ा समुद्री दानव चिल्लाया, यह एक उपहार है जो हमारा ज्वेलिन समुद्री कबीला उस समय श्री आदित्य को देना चाहता था, लेकिन उन्हें फिर कभी हमसे मिलने का मौका नहीं मिला। इस बार यह 2 रंगों वाला चमकदार मोती आपको दिया जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, 2 शक्तिशाली समुद्री राक्षसों ने बड़ा बक्सा खोला। अंदर अनंत प्रकाश था, जो आकाश में सफेद बादलों को लाल और नीले रंगों में प्रकाशित कर रहा था। वाह! 9वीं राजकुमारी की आंखें चौड़ी हो गईं। चमकदार मोती वास्तव में आधा मीटर व्यास का था और इसके चारों ओर लाल और नीले रंग की 2 प्रकार की रोशनी प्रवाहित हो रही थी, जो लगातार चमकदार मोती के चारों ओर घूम रही थी। समुद्री दानव जोर से हंसा और बोला, यह एकमात्र चमकदार मोती है। तुम मनुष्यों से एक मध्यम आकार का शहर खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन ने जल्दी से कहा, जियांगरू ने इतना बड़ा उपहार स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? सी रेस के कबीले के सदस्य ने कहा, आपका स्वागत है, इसे ले जाइए और मैं आपको सवारी करा दूंगा। ऐसा कहने के बाद समुद्री रेस उड़ने वाले जहाज के पीछे आ गई और विशाल व्हेल ने अर्जुन के उड़ने वाले जहाज के लिए अपना मुंह खोल दिया। ओ हो 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 हो। हवा की ध्वनि तरंगों के छल्लों के बाद छल्लों ने अर्जुन के उड़ते जहाज को तेज गति से आगे बढ़ाया। जैसे कोई तीर डोरी से छूटता है, वह तुरंत आकाश और समुद्र के मिलन बिंदु की ओर उड़ता हुआ हवा में विलीन हो गया। ओ ओ ओ ओ, एक व्हेल ऐसी आवाज निकाल सकती है? राजकुमारी ने आंखें चौड़ी कर लीं। यह ध्वनि तरंगों की आवाज है, व्हेल की नहीं। अर्जुन ने भावुक होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने रखे बड़े डिब्बे की ओर देखा और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। असीम रेगिस्तान। आगे? क्या वह भाई जियांगरू का उड़ने वाला जहाज है? हम रेत खोदने वाले दानव कबीले से हैं। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आओ, हमें एक उपहार दो। सूर्यास्त वन। आगे? क्या वह जियांगरू भाइयों का उड़ने वाला जहाज है? हम दलदल के काले दानवों का हिस्सा हैं। हम यहां इंतजार कर रहे हैं। आओ, हमें एक उपहार दो। लुओयांग शहर। हे, क्या वह भाई जियांगरू धनुष पर खड़ा है? हम सूर्यास्त जनरल भगवान संप्रदाय के शिष्य हैं। हमें हमारे गुरु ने कई दिनों तक यहां प्रतीक्षा करने का आदेश दिया है। बहनों, हमारे उपहार लाओ।
रास्ते में राजकुमारी और अन्य लोगों ने पूरा समय रोमांचक तरीके से बिताया। रास्ते भर लोग उनका स्वागत करने के लिए आगे आते रहे। तरह तरह की पाताल, पाताल और मानव राक्षस जातियां एक के बाद एक सामने आती रहीं। हर बार जब उड़ता हुआ जहाज रुकता तो वह उपहारों से भर जाता, आभूषणों से लेकर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों तक, स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर गोलियों की भट्टियों तक। आज अर्जुन का उड़ने वाला जहाज पहले से ही भरा हुआ था और यहां तक कि उसकी उड़ान की गति भी थोड़ी धीमी हो गई थी। केबिन, गोदाम और यहां तक कि डेक भी खजाने से भरे हुए थे। शाही रक्षकों ने अर्जुन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। नौवीं राजकुमारी और भी हैरान हो गई। उसने अर्जुन को घूरते हुए अविश्वास से कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि अगर हावरान संप्रदाय का मुखिया भी खुद आए तो उसे ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा। अर्जुन ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, यह सब आदित्य के लिए है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप आदित्य को कैसे जानते हैं? राजकुमारी ने फिर से बात उठाई। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, उस समय मैं अभी भी युवा था। मैं उनसे संयोग से मिला और कुछ दिनों तक उनसे सीखा, बस इतना ही। लानत है। राजकुमारी इतनी कठोर थी कि उसने अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया और बोली, तुमने तारों वाले आकाश के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से मार्शल आर्ट सीखा? बर्बादी, क्या बर्बादी है। अगर मुझे आदित्य से कुछ संकेत मिल जाए तो मुझे डर है कि मैं दक्षिणी क्षेत्र के साथ बाघों में से एक हो जाऊंगा। तो फिर मुझे बताओ, आदित्य का क्या हुआ, जो कभी 9 आकाशों वाले महाद्वीप पर राज करता था? सबके अनुमान अलग अलग थे और कोई नतीजा नहीं निकला। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि आदित्य को क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि वह जरूर वापस आएगा। राजकुमारी ने जल्दी से पूछा, तो फिर क्या आपको लगता है कि आदित्य शक्तिशाली है या हमारा अर्जुन शक्तिशाली है? मेरा मतलब उसकी मार्शल आर्ट की उपलब्धियों से है, न कि उसकी साधना और प्रतिभा से। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, आप वास्तव में अर्जुन को नहीं छोड़ते। रॉयल कॉलेज के 5 विशेषज्ञों ने कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे से बात की और उनमें से एक ने कहा, क्या तुलना करने की आवश्यकता है? हमने अब तक जो कुछ देखा है उसे देखकर आप यह बता सकते हैं। अर्जुन और आदित्य, बादलों और कीचड़ में यही अंतर है। राजकुमारी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में कोई भी आदित्य से आगे नहीं निकल सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह व्यक्ति अर्जुन ही होगा। यह कहते हुए राजकुमारी के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह पिछले कुछ दिनों से आदित्य की बहुत प्रशंसा कर रही थी और पूरी तरह से आदित्य की प्रशंसक थी। वह कैसा व्यक्ति था जो सभी दिशाओं से सभी नायकों को अपने साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने के लिए आकर्षित करता था? 9 फर्मामेंट साम्राज्य, स्वर्गीय शहर। इस दिन उड़ने वाला जहाज अंततः अपने अंतिम गंतव्य 9 फर्मामेंट इंपीरियल सिटी तियान्यू में पहुंचा। संपूर्ण तियान्यू शहर विशाल था और यह वास्तव में इस विशेषण के योग्य था। 9 आकाशमंडल महाद्वीप को हमेशा से दक्षिणी क्षेत्र में युद्ध साधकों की पवित्र भूमि कहा जाता रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो इसकी आर्थिक शक्ति वास्तव में हाउतियान के हाउजिंग से कमतर थी। हालांकि यदि कोई मार्शल आर्ट की उत्पत्ति और उनके कब्जे वाले क्षेत्र के बारे में बात करे तो यह हाउजिंग से 10 सड़कों से भी अधिक दूर होगा। दुनिया के सभी युवा मार्शल कलाकारों को स्वर्गीय ब्रह्मांड शहर पर गर्व था। तियान्यू शहर से आगे वे उड़ने वाले जहाज से नहीं जा सकते थे। उन्हें जमीनी रास्ते से ही यात्रा करनी पड़ती थी। दक्षिणी द्वार से 9 फिरमेंट शाही महल तक असल में 10,000 किलोमीटर की दूरी थी। यह शहर सिर्फ बड़ा ही नहीं था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जैसे ही वे शहर के द्वार में दाखिल हुए, उनकी ओर आती एक विशाल मूर्ति ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह एक स्वर्णिम जेड मूर्ति थी जो 100 मीटर से अधिक ऊंची थी और इसमें एक युवा व्यक्ति को अद्वितीय लालित्य के साथ दर्शाया गया था।
उस आदमी ने प्लैटिनम रंग का 2 रंगों वाला लबादा पहना हुआ था। उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और उसे आसमान की ओर तान रखा था। इस मूर्ति के प्रोटोटाइप ने कभी पूरे 9 फिरमेंट्स महाद्वीप को गौरवान्वित किया था। तारों भरे आकाश की नंबर 1 प्रतिभा आदित्य। मूर्ति एक गोलाकार कृत्रिम गुंबद से घिरी हुई थी जिसमें 8 गोलाकार छिद्र थे। सूरज चाहे जहां भी जाता, ये गोलाकार छिद्र उसी के अनुसार खुल जाते थे, जिससे मूर्ति पर हमेशा सूर्य की किरणें पड़ती रहती थीं। वाह! जब सबने मूर्ति देखी तो उनके दिलों में गहरा धक्का लगा। मूर्ति का आधार पहले से ही फूलों से भरा हुआ था। वहां से गुजरने वाले सभी युवा मार्शल कलाकार मूर्ति के सामने थोड़ा झुकते थे, जो आदित्य के प्रति उनके सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता था। आदित्य को इतना प्यार मिलने का कारण न केवल उनकी अद्भुत प्रतिभा थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वे हर उस मार्शल कलाकार का सम्मान करते थे जिन्होंने मार्शल पथ पर कदम रखा था, और उन सभी का सम्मान करते थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट की सीमाओं का पीछा करते हुए बिताया था। तियान्यू शहर में 16 नगर द्वार थे और वहां 16 आदित्य की मूर्तियां थीं। प्रत्येक मूर्ति अलग अलग समय की आदित्य की थी। ये 16 आदित्य मूर्तियां मार्शल शब्द के प्रतीक और गरिमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्जुन लंबे समय से खुद की मूर्ति के सामने खड़ा था और उसकी आंखें भ्रम और अकेलेपन से भरी हुई थीं। इतने लंबे समय के बाद वह लगभग भूल ही गया था कि कभी उसकी इतनी गौरवशाली स्थिति और इतना ऊंचा दर्जा था। यह सब उन्हें गहन आकाश संप्रदाय द्वारा दिया गया था। हालांकि इस जीवन में उन्हें गहन आकाश संप्रदाय और आदित्य के प्रभामंडल की पहचान से छुटकारा पाना पड़ा। मैं अर्जुन हूं, मैं वापस आ गया हूं। अध्याय 633। आखिरकार आ ही गया। सब लोग निश्चिंत हो जाओ। काला संप्रदाय चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, शाही शहर में दूतों को रोकने और मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। 9वीं राजकुमारी जितना 9 फर्मामेंट्स इंपीरियल पैलेस के करीब पहुंचती गई, उतना ही अधिक अकेलापन महसूस करने लगी। इस समय उसने मुस्कुराने की कोशिश की और भीड़ की ओर थोड़ा झुककर कहा, कृपया रास्ते में सभी का ध्यान रखें। युवा मिस, आप इसका उपयोग नहीं कर सकती। सभी लोग चौंक गए और जल्दी से राजकुमारी को प्रणाम किया। 9वीं राजकुमारी ने महल की ओर देखा और निराश होकर बोली, मैं इन दिनों बहुत खुश हूं। शायद यह आखिरी बार है जब हम मिले हैं। शायद इन कुछ दिनों के बाद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। 9वीं राजकुमारी के शब्दों में कोई भी अनिच्छा सुन सकता था और सभी शाही रक्षकों की आंखें लाल थीं। यहां तक कि रॉयल कॉलेज के 5 अभिमानी विशेषज्ञ भी भावुक हो गए। युवा कुमारी के साथ रह पाना हमारा जीवन भर का सौभाग्य है। कई शाही रक्षकों ने राजकुमारी को मानक सैन्य सलामी दी। उनका स्वर गंभीर और ईमानदार था। रॉयल कॉलेज के 5 विशेषज्ञों ने 9वीं राजकुमारी की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मिस, इस रास्ते पर आपको कोई घमंड नहीं है। आप हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करें। आप जैसा स्वामी पाना हमारे लिए सम्मान की बात है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करने और आग और पानी से गुजरने के बाद भी मरने को तैयार हैं। सबके मन में भावनाएं थीं, और यह भी कि 9वीं राजकुमारी भले ही उद्दंड और जिद्दी थी, पर उसने कभी भी वह दिखावा नहीं किया जो एक राजकुमारी को करना चाहिए। इस बात ने सभी के मन में उसके लिए बेहद कृतज्ञता पैदा कर दी। जियांगरू, 9वीं राजकुमारी ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। जब तुम हाउजिंग लौटोगे तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम अब अपना जीवन इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है? युवा मिस, यह अधीनस्थ समझता है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, युवा मिस। अर्जुन ने राजकुमारी के एकाकी भाव को देखा और उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह राजकुमारी से बात करना और उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। हालांकि उसने मन ही मन अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
जब तक वह उसके साथ है, वह राजकुमारी को कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। यदि 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले ने राजकुमारी के साथ बुरा व्यवहार किया, तो उसे राजकुमारी को कैंगलान में वापस लाना होगा, भले ही उसने अपमानजनक होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी हो। ठीक है, चलो भावनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, चलो चले। 9वीं राजकुमारी ने अपना उत्साह वापस पा लिया और सबको एक शानदार मुस्कान दी। जितना अधिक वह इस प्रकार व्यवहार करती, उतना ही अधिक सभी लोग उसके प्रति अपने दिल में प्रेम करने लगते। देखो, देखो, आकाश में कितने सारे उड़ते हुए जहाज हैं। 9वीं राजकुमारी ने आकाश की ओर इशारा किया और मुस्कुराई। दरअसल शाही शहर में पहले से ही इतने सारे उड़ने वाले जहाज थे कि मानो वे आकाश और सूरज को ढक रहे हों। धीरे धीरे चल रहे ये उड़ने वाले जहाज तरह तरह की चीजें फैला रहे थे। संप्रदायों के लिए शिष्यों की भर्ती करने के नारे थे और बड़े कुलों के लिए अपने स्वयं के उद्योगों का प्रचार करने के नारे थे। शाही शहर के भीतर तो और भी अधिक चहल पहल थी। अर्जुन की आंखों में बिजली सी कौंध गई। उसने शाही शहर के अंदर देखा और देखा कि अनंत प्रकाश आकाश में उड़ रहा है, पूरे आकाश को प्रकाश के सागर की तरह प्रकाशित कर रहा है। इसका गठन अनगिनत मार्शल कलाकारों के युआन क्यूई उतार चढ़ाव से हुआ था। रास्ते में टीम को कई तरह की दिलचस्प चीजें देखने को मिली। 8 महान संप्रदायों के सभी अनुयायी पहले ही आ चुके थे। ये सभी लोग संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने नहीं आए थे, बल्कि ज्यादातर दर्शक बनकर सराय, रेस्टोरेंट और रैंकिंग टूर्नामेंट में पहले से सीटें बुक कराने आए थे। इसके अलावा सभी आकार प्रकार के कम से कम 1000 संप्रदाय के युद्ध साधक 9 आकाश महाद्वीप में पहले ही पहुंच चुके थे। कम से कम स्वर्गीय नगर में तो उनमें से बहुत से थे। बहुत देर हो चुकी थी। भोर होते ही अलग अलग डिजाइनों वाली अनगिनत रंग बिरंगी रोशनियां आसमान में ऊपर लटक रही थीं, हवा में तैर रही थीं और उनमें से कई रोशनियां आसमान को रोशन कर रही थीं। शहर को दिन के उजाले से भी ज्यादा चमकदार बना रही थीं। एक अतुलनीय रूप से विशाल उड़ने वाला जहाज धीरे धीरे आकाश से गुजरा। उड़ने वाला कप्तान 10,000 मीटर से ज्यादा दूर था और उसकी चौड़ाई 3,000 मीटर से ज्यादा थी। इतना विशाल उड़ता जहाज शियांग नानपिंग ने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही देखा था। उसे देखकर 9वीं राजकुमारी की आंखें भी चौंककर चौड़ी हो गईं। यह उड़ने वाला जहाज, सैन्य जगत में भी यह निश्चित रूप से एक सुपर हैवीवेट है, एक शाही रक्षक ने आश्चर्य से कहा। 10,000 मीटर ऊंचा उड़ने वाला जहाज, पूरे ब्लू टाइड महाद्वीप में एक भी जहाज नहीं मिला। अर्जुन की समझ में यहां तक कि 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में भी शायद इतना बड़ा जहाज नहीं था। यदि इसे युद्ध के मैदान में रखा जाए, यदि ऐसे उड़ने वाले जहाज को सैन्य बल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें मौजूद सेना और हथियार एक शहर को नष्ट कर सकते हैं। जब उड़ता हुआ जहाज धीरे धीरे सभी के सिर के ऊपर से गुजरा, तो सभी ने अपने सिर उठाए और देखा कि उनकी दृष्टि की सारी रेखा उड़ते हुए जहाज के कारण अस्पष्ट हो गई थी और वे आकाश का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देख पा रहे थे। इस तरह के चौंकाने वाले और दमनकारी दृश्य ने सभी के दिलों को अनायास ही ऐसा महसूस कराया जैसे कि कोई सर्वनाश निकट आ रहा हो। उड़ते जहाज के पतवार पर एक बड़ा तिपतिया घास का प्रतीक था। यह वाम्पुआ कबीले का जहाज है। 9वीं राजकुमारी ने एक नजर में प्रतीक चिन्ह देखा और सदमे से पीला पड़ गई। आखिर यह वाम्पुआ कबीला कितना शक्तिशाली है, यह सचमुच अकल्पनीय है। मैंने सुना है, लोनमून ने अपनी बाहें पार करके कहा, मैंने सुना है कि वाम्पुआ कबीले की संपत्ति और धन पहले से ही 10 मध्यम आकार के देशों की संयुक्त संपत्ति के बराबर है। यहां तक कि यह रहस्यमय कबीला जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, वह हमारे हाउतियन साम्राज्य के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है। एक ही कबीला पिछले हाउतियन साम्राज्य के बराबर था। यह कैसी अवधारणा थी? वाम्पुआ, अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया।
उसे नहीं पता था कि यह रहस्यमयी परिवार कैसा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस रुयान और लिटिल यूएर अब ठीक हैं। इस समय हजारों लोगों ने एक साथ जयकारा लगाया। विशाल उड़ता जहाज एक सुंदर गीत गा रहा था। एक महिला जो भव्य वस्त्र पहने हुए थी, जहाज के अगले भाग पर नाच रही थी और नाचते हुए गा रही थी, यह मिस यूलान है। लोग तुरंत उबल पड़े। अर्जुन और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा। दोनों पक्षों के लोगों के बीच बातचीत सुनने के बाद ही उन्हें पता चला कि मिस यूलान 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में एक सुपरस्टार थीं। वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन उसकी खूबसूरत गायन आवाज और आकर्षक नृत्य ने पहले ही सभी को मोहित कर लिया था। आमतौर पर केवल सुपर परिवार की भव्य सभा में ही वे मिस यूलान को नाचते हुए देखते थे और उनका सुंदर गायन सुनते थे। मैंने सुना है कि विभिन्न सुपर कुलों के युवा स्वामी पागलपन से उसका पीछा कर रहे हैं। यहां तक कि स्नो फॉक्स की ली जुनई भी शामिल है, लेकिन किसी ने भी उसके दिल को नहीं छुआ है। इस बार वाम्पुआ अरिस्टोक्रेट कबीले ने वास्तव में मिस यूलान को सीधे तौर पर छिपा दिया और उनसे प्रचार में मदद करने के लिए कहा। इस वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले में वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता है। अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि स्नो फॉक्स समेत सभी 9 फिर्मामेंट सुपर कबीले वाम्पुआ कबीले जितने शक्तिशाली नहीं थे। देखो देखो। जब अर्जुन और अन्य लोग कुछ ब्लॉक आगे चले गए तो किसी ने सामने की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, देखो, यह दक्षिणी क्षेत्र के 18 तारों में से 7वां तारा है, झोंग वुशुआंग। अध्याय 634। आगे चौराहे पर 2 समूह शराब पी रहे थे। कहा गया कि यह 2 समूह हैं, लेकिन वास्तव में यह एक व्यक्ति के विरुद्ध 20 लोग थे। क्योंकि ये लोग रास्ता रोक रहे थे, अर्जुन की टीम की गति रुक गई। सड़क पर कोई शराब क्यों पी रहा होगा? ये क्या है? राजकुमारी को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई, क्योंकि वे 21 लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बाईं ओर झोंग वुशुआंग थे, जो दक्षिणी क्षेत्र के 18 सितारों में 7वें स्थान पर थे। यह एक सुंदर युवा गुरु थे, जिनकी लंबाई लगभग 1.95 मीटर थी। उनकी नाक लंबी थी, आंखें धांसी हुई थीं और पुतलियां जेड नीले रंग की थीं। उनमें एक प्रबल विदेशी आभा थी। यह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल 18 या 19 वर्ष का था, लेकिन वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया था। बीच में शराब से भरा 3 मीटर ऊंचा बर्तन रखा था। दाईं ओर 20 स्वर्गीय युआन प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार थे। इन 20 मार्शल कलाकारों में से ज्यादातर 30 साल से ज्यादा उम्र के थे। हा 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 हा। झोंगवू ने दोनों हाथों से अपना पंखा हिलाया और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां दावत का इंतजाम करूंगा। अगर तुम इस सड़क से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कड़ाही से एक घूंट शराब पीनी होगी। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम इसके चारों ओर घूम सकते हो। चौराहे पर चारों दिशाओं से आने वाले पैदल यात्रियों को रोक दिया गया था। किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जाहिर था कि वहां तमाशा देखने वालों की संख्या उन लोगों से ज्यादा थी जो सचमुच जल्दी करना चाहते थे। 30 वर्ष से अधिक आयु के 20 तियान युआन मार्शल अभ्यासियों के चेहरों पर उदासी के भाव थे। छोटे कमीने, इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन तुम इतने घमंडी हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा अच्छा भविष्य बर्बाद हो जाएगा? एक तियान युआन मार्शल आर्टिस्ट ने गुस्से से कहा। झोंग वुशुआंग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वह मुस्कुराया। मैं तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता था। मैं सभी से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम लोगों को शराब दी। तुम ही थे जो इसे पीना नहीं चाहते थे। इसमें किसका दोष है? ठीक है, मैं तुमसे एक कटोरी शराब पी लूंगा। थियान युआन मार्शल आर्टिस्ट तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी युआन क्यूई से विशाल हंडे को खींचा और विशाल हंडे तुरंत उसकी ओर उड़ चला। उसके बाएं हाथ के एक झटके से विशाल कढ़ाई से शराब की एक धार निकली और उसने पीने के लिए अपना मुंह खोल दिया।
झोंग वुशुआंग मंद मंद मुस्कुराया। अपनी दाहिनी कलाई घुमाकर उसने अपनी उंगली विशाल कड़ाही पर फेंकी। कड़ाही तेज हो गई और तियान युआन मार्शल आर्टिस्ट उड़ गया। पो तियान युआन मार्शल कलाकार ने मुंह भर खून थूका और दूर सड़क पर निश्चल पड़ा रहा। बहुत शक्तिशाली। नौवीं राजकुमारी की आंखें चौड़ी हो गईं। भीड़ ने जयकारा लगाया। जब बाकी 19 तियान युआन मार्शल कलाकारों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी क्रोधित हो गए। उन सभी ने तुरंत झोंग वुशुआंग को घेर लिया। आप भी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। हम भी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं और हमारे पास आपसे ज्यादा लोग हैं। बेहतर होगा कि आप ज्यादा समझदार बने और तुरंत माफी मांग लें, अन्यथा हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। झोंग वुशुआंग ने अपना पंखा हिलाते हुए कहा, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊंगा, लेकिन तुम लोग मुझे दोष दोगे? उससे बकवास मत करो, जाओ। 19 लोग तुरंत आगे बढ़े। जंगली और भयंकर युआन क्यूई की किरणों ने झोंग वुशुआंग का स्वागत किया। झोंग वुशुआंग घबराया नहीं। उसने अपना बायां हाथ खींचा और हुक लगाया। विशाल कड़ाही तुरंत वापस उड़ गई। झोंग वुशुआंग के युआन क्यू के नीचे विशाल कड़ाही भिन भिनाने की आवाज निकालती हुई तेजी से घूमने लगी। झोंग वुशुआंग ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और विशाल कड़ाही जोर से बज उठी। युआन क्यूई ने उस पर प्रहार किया और तुरंत एक गोलाकार युआन क्यूई तरंग निकली। 19 स्वर्गीय युआन स्वामियों की शक्तिशाली युआन क्यूई उस लहर द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इसके तुरंत बाद झोंग वुशुआंग का बायां पैर जमीन पर पड़ा और उसका शरीर हवा में उड़ गया। उसने बार बार विशाल कड़ाही पर अपनी उंगलियां फिराईं और विशाल कड़ाही लगातार उड़ती रही। हर बार वह एक तियान युआन मार्शल कलाकार को गिराकर उड़ गई। टक्कर से प्रभावित प्रत्येक तियान युआन मार्शल कलाकार को खून की उल्टी हुई और वे गंभीर चोटों के कारण बेहोश हो गए। उसे रोको। शेष 12 तियान युआन मार्शल कलाकार तुरंत एक साथ इकट्ठा हुए और 12 लोगों की ताकत के साथ विशाल कड़ाही को धक्का दिया। इस समय विशाल कड़ाही को 12 लोगों ने रोक दिया। झोंग वुशुआंग बाईं ओर था, जो अपनी युआन क्यूई से विशाल कड़ाही को धकेल रहा था, जबकि 12 लोग दाईं ओर थे, जो इसी तरह अपनी युआन क्यूई से विशाल कड़ाही को धकेल रहे थे। युआन क्यूई ने विशाल कड़ाही को दोनों दिशाओं से हवा में धकेल दिया, जिससे वह आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ हो गया। झोंग वुशुआंग ने बेफिक्री से हंसी हंसी। वह उछल पड़ा और विशाल कड़ाही को हवा में उछालते हुए बोला, सूर्यास्त के इंद्रधनुषी बादल आसमान को ढोंक रहे हैं। इस लात से युआन क्यूई का एक दो तरफा छाप बना। युआन क्यूई के विशाल कड़ाही पर प्रहार करने के बाद वह तुरंत एक चमकदार रोशनी में बदल गया, जिससे आकाश भर गया। विशालकाय कड़ाही को देखते ही वह अचानक रंगीन हो गई और फिर अचानक उसका आकार 10 मीटर तक बढ़ गया। यह एक मार्शल कौशल और एक अजीब तकनीक का संयोजन है, अर्जुन ने अविश्वास से देखा। इसके बाद 5 रंगों वाला हंडा जोर से गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर उतरा और तेजी से 12 लोगों की ओर बढ़ा। विरोध करो, विरोध करो। 12 लोग लाल चेहरे के साथ दहाड़े, लेकिन उन्होंने वास्तव में पाया कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ भी विशाल कड़ाही को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते थे। विशाल कड़ाही एक ऊंचे पहाड़ की तरह थी, जो 12 लोगों को जोर से धक्का देकर दूर धकेल रही थी। 20 तियान 1 दान विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। अंत में कोई भी एक घूंट भी पानी नहीं पी सका। मिस, चलो थोड़ा रास्ता बदलकर चलते हैं, एक शाही रक्षक ने यह दृश्य देखकर चिंतित होकर कहा। हम थियानियू शहर पहुंच चुके हैं। अगर हम कायर बने रहे तो क्या हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं मिटा पाएंगे? 9वीं राजकुमारी ने गुस्से से कहा। मैं उससे मिलूंगा। लोनमून तुरंत उछल पड़ा। उसने झोंग वुशुआंग की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं इस युवा गुरु के दाम पेंच देखने को तैयार हूं। झोंग वुशुआंग मुस्कुराया और कहा, पी लो। लोनमून आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने कैक्सिया के खिलाफ मुकाबला किया था
जो 18 स्टार्स में दूसरे नंबर पर थी, और झोंग वुशुआंग सिर्फ 7वें नंबर पर था। उसने सोचा कि वह उससे बराबरी का मुकाबला कर पाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लोनमून ने अब और पीछे नहीं हटते हुए सीधे अपने बैंगनी सुनहरे युआन क्यूई को छोड़ दिया। ओह, क्या युआन क्यूई? झोंग वुशुआंग की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, एक दिन के इंतजार के बाद आखिरकार मुझे उसी उम्र का एक विशेषज्ञ मिल ही गया। लोनमून बहुत होशियार था। उसने युआन क्यू के लिए झोंग वुशुआंग से लड़ाई नहीं की, बल्कि वह सीधे कड़ाही के किनारे पर कूद गया और कड़ाही के अंदर मौजूद तेज शराब की ओर हाथ हिलाया। कड़ाही से शराब की एक लहर निकली। झोंग वुशुआंग ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे विशाल कड़ाही में भिन भिनाहट हुई और लोनमून उड़ गया। लोनमून का चेहरा सदमे से भर गया, क्योंकि उसने खुद से सोचा, झोंग वुशुआंग कैक्सिया से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़कर झोंग वुशुआंग के माप को देखा। इस समय झोंग वुशुआंग आधा राक्षस था। वह नहीं जानता था कि उसने अपने राक्षसी रूप को दबाने और उसे मानव रूप में प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की अजीब तकनीक का उपयोग किया। राक्षसी परिवर्तन के कारण झोंग वुशुआंग की ताकत पहले ही कैक्सिया से कहीं अधिक हो गई थी। लोनमून फिर से कड़ाही पर कूद गया और झोंग वुशुआंग ने उसे फिर से हिला दिया। वह लगातार 7 बार उछला और उन सभी को झोंग वुशुआंग ने गिरा दिया। लोनमून चिंतित था। उसने झोंग वुशुआंग पर एक बैंगनी सुनहरा मुक्का मारा। बैंगनी सुनहरी मुक्का झोंग वुशुआंग की ओर उछला। लोनमून ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शराब पीने की इच्छा से फिर से विशाल कढ़ाई पर छलांग लगा दी। झोंग वुशुआंग ने अचानक अपना दाहिना हाथ बैंगनी सुनहरे मुट्ठी में डाल दिया और उसे बलपूर्वक मरोड़ दिया, जिससे युआन क्यूई मुट्ठी टूट गई। उसने युआन क्यूई का एक कतरा बाहर फेंका, जो विशाल कड़ाही से टकराया और लोनमून पुनः उड़ गया। इस बार लोनमून समय पर तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून बह गया। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह पहले से ही कोई कदम उठाना चाहता था। चूंकि वह तियान्यू शहर पहुंच चुका था, इसलिए उसे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक वह अपने प्रतिष्ठित युद्ध कौशल का इस्तेमाल नहीं करता और अपनी पहचान उजागर नहीं करता, तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि इस समय झोंग वुशुआंग स्तब्ध रह गया और अचानक आकाश की ओर देखने लगा। लोनमून को सही मौका सूझा और वह तुरंत उस विशाल कढ़ाई पर कूद पड़ा। उसने शराब की एक धार खींची और उसे पीने के लिए मुंह खोला। हा, मैं सफल हो गया। लोनमून ने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि इस समय सभी ने लोनमून की सराहना नहीं की, बल्कि सभी आसमान की ओर देखने लगे। आकाश में एक पुरुष और एक स्त्री हवा में कदम रख रहे थे। उस स्त्री का रूप दुनिया में अद्वितीय था। वह पुरुष असाधारण रूप से सुंदर था और उसकी आंखें तारों जैसी चमकीली थीं। यह जुआन किंगजू है। यह 9 आकाशों वाले महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरी है, जुआन किंगजू। अनगिनत लोगों ने उत्साहपूर्वक जयकार की। अध्याय 135। यह वह है, यह सचमुच वह है। मानो बिजली गिर गई हो। अर्जुन वहीं स्तब्ध खड़ा था। उसका दिमाग घूम रहा था और वह बहुत पहले ही अस्त व्यस्त हो चुका था। वह बहुत सुंदर थी, मानो 9 आकाशमंडलों से निकलकर कोई अद्वितीय परी आ रही हो। और वह आदमी बहुत सुंदर था। उसका शरीर बाघ जैसा था। उसकी आंखें अजगर जैसी थीं। उसकी भौहें तलवारों जैसी थीं और उसकी आंखें सितारों जैसी थीं। वह महिला जुआन किंगजू थी, जो आदित्य के गायब हो जाने के बाद गहन आकाश संप्रदाय की मुख्य शिष्या बन गई थी। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है, वह उड़ते बादल संप्रदाय, उड़ते बादल बहते समुद्र का मुख्य शिष्य था। लगभग 2 साल पहले 2 बड़े संप्रदायों के बीच हुई शादी ने तहलका मचा दिया था। दुनिया में हर कोई जानता था कि जुआन किंगजू और फेयुन ल्यूहाई की सगाई हो चुकी है। 3 साल बाद उनकी शादी देर से होने वाली थी और अब 3 साल की शादी से पहले केवल 1.5 साल ही बचा था। हालांकि
वे दोनों पहले ही अपनी जोड़ी से बाहर आ चुके थे और यानरान दिव्य आकाशीय जोड़ों की एक जोड़ी थी जिससे अनगिनत लोग ईर्ष्या से पागल हो जाते थे। अर्जुन को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसने सोचा था कि जुआन किंगजू केवल भाग्य क्षेत्र के अंतिम चरण तक ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन वास्तव में वर्तमान जुआन किंगजू पहले से ही दिव्य मार्शल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। ऐसा प्रतीत होता था कि 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन प्राप्त करने के बाद उसकी साधना का आधार वास्तव में पानी में मछली की तरह छलांग और सीमा से बेहतर हो गया था। क्या वह जुआन किंगजू है? वह वास्तव में सुंदर है। 9वीं राजकुमारी ने देवताओं को देखा और भावशून्य भाव से कहा, इस जुआन किंगजू की सुंदरता जू कैयुए से भी अधिक है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। वाह, वह उड़ते बादल बहता समुद्र कितना सुंदर है। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। 9वीं राजकुमारी पहले ही अपना विवेक खो चुकी थी और उन दोनों के स्वभाव से पूरी तरह आश्वस्त थी। असल में जुआन किंगजू जू कैयुए से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन जुआन किंगजू एक गहरी सोच वाली महिला थी। उसे पता था कि कैसे कपड़े पहनने हैं। उसे हमेशा अपने शब्दों और कामों का और सब पर अपनी छाप का ध्यान रहता था। वह हर दिन खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए मेकअप में बहुत समय बिताती थी, लेकिन बेहद खूबसूरत या अश्लील नहीं। दूसरी ओर शू कैयुए को अपने रूप रंग की कभी परवाह नहीं थी। उसके पास जो भी होता वह पहन लेती थी और कभी कुछ भी नहीं उठाती थी। अर्जुन का मन एक ट्रांस में चला गया। इतने सालों के बाद मैंने आखिरकार उसे फिर से देखा। अर्जुन दंग रह गया। जुआन किंगजू को देखते ही उसे लगा जैसे उसने कोई और जिंदगी जी ली हो। पिछले जन्म में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बिजली की गति से उसके दिमाग में कौंध गया। उसे सब कुछ इतना साफ याद था मानो कल की ही बात हो। उसकी हंसी, उसकी सुंदरता, उसकी हर हरकत, उसकी अद्वितीय शान। वास्तव में अर्जुन को अभी भी उसके मरने से पहले उसके चेहरे पर दिखाई देने वाला दृढ़ भाव याद है। प्यार और भविष्य के बीच मैं भविष्य को चुनता हूं। मूचेन, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जैसे ही उसकी सुई जमीन पर पहुंची, आदित्य का शानदार और छोटा जीवन समाप्त हो गया। आज वह फिर प्रकट हुई। यह उसके जीवन में पहली बार था जब अर्जुन अपनी घृणा और क्रोध को दबाने में असमर्थ था। क्यों? वह जुआन किंगजू का कंधा पकड़कर उससे पूछना चाहता था कि क्यों। अर्जुन को लगा कि उसके शरीर में सफेद लपटें और बिजली पहले से ही बेचैनी से हिलने लगी है। घृणा की एक लहर जो फूटने वाली थी, अर्जुन को अपना दिमाग खोने पर मजबूर करने वाली थी। उसे मार डालो, उसे मार डालो। अर्जुन के दिल में अनगिनत आवाजें थीं जो उसे ये शब्द कह रही थीं। लेकिन जब राजकुमारी ने अचानक जू कैयुए का उल्लेख किया तो अर्जुन का तर्कहीन शरीर अचानक थोड़ा जाग गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं अभी भी उसकी बराबरी करने से बहुत दूर हूं। यदि मैं अभी हमला कर दूं और वह मुझे मार दे तो मुझे कभी बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने अपनी घृणा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और उसके शरीर पर पसीने से उसके कपड़े पहले ही भीग चुके थे। बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा ही खाना चाहिए। वह उसे नष्ट करना चाहता था। संपूर्ण गहन आकाश संप्रदाय को नष्ट करना चाहता था। क्या उसे पछतावा नहीं हुआ? फिर मैं उसे पछतावे का स्वाद चखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला आदित्य को मारना था। आप आवेगशील नहीं हो सकते। आप अब आवेगशील नहीं हो सकते। यह सचमुच बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि जुआन किंगजू को देखने के बाद मैं जीवन में फिर कभी किसी महिला के प्यार में नहीं पड़ूंगा। हाँ, उसमें वह सारी स्त्रियोचित सुंदरता है जिसकी मैं कल्पना कर सकती हूं। यहां तक कि उसकी आवाज भी मुझे पागल कर देती है। लोगों ने अपनी तार्किकता खो दी और वे ऐसी बातें कहते रहे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं। जुआन किंगजू मुस्कुराते हुए फेयुन ल्यूहाई के पास खड़ी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद घुल मिल गए थे और एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने का मौका हमेशा ढूंढ लेते थे।
वे दोनों अपनी उच्च स्थिति को लेकर चिंतित थे और उन्होंने कोई शारीरिक संपर्क नहीं बनाया। हालांकि एक दूसरे को बार बार देखने और स्नेह भरी निगाहों से यह स्पष्ट था कि उन्होंने पहले ही एक दूसरे के प्रति शपथ ले ली थी। मूल रूप से उड़ते बादलों वाला बहता समुद्र का स्थान आदित्य का था। न जाने क्यों यह दृश्य देखकर अर्जुन अचानक शांत हो गई। अर्जुन को ऐसी शांत पहले कभी नहीं मिली थी। अद्वितीय। जुआन किंगझू मुस्कुराया और बोला, तुम फिर से यहां खिलवाड़ कर रहे हो। जिस क्षण जुआन किंगझू की आवाज निकली, सभी लोग मदहोश हो गए, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज सुन ली हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह झोंग वुशुआंग को दोषी ठहरा रही है, लेकिन उसके स्वर में कोई दोष नहीं था। झोंग वुशुआंग तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, गुरुजी, यह शिष्य संप्रदाय में बहुत ऊब गया है। यह स्वर्गीय शहर बहुत जीवंत है। यह शिष्य आराम करना चाहता है। तुम, जुहान किंगजू ने डांटा। उसकी नजर घायल मार्शल आर्टिस्टों पर पड़ी और बोली, अच्छा व्यवहार करो, तुम बस लोगों को चोट पहुंचाते हो। मुझे मत बताओ कि तुम अपने गुरु की सारी शिक्षाएं भूल गए हो। शिष्य को अपनी गलती का एहसास है। झोंग वुशुआंग मुस्कुराया और अपनी छाती से गोलियों की 3 शीशियां निकालीं। उसने उन्हें 20 मार्शल कलाकारों पर फेंका और कहा, जब वे जागेंगे और ये गोलियां खाएंगे तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी गंभीर चोटों से उबर जाएंगे और उनकी साधना में सुधार होगा। शरारती। जुआन किंगझू ने गुस्से और हंसी से झोंग वुशुआंग को घूरा। किंगझू और वुशुआंग थोड़े ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन साथ ही वे बुरे भी नहीं हैं। फेयुन ल्यूहाई ने हंसते हुए उसे समझाने की कोशिश की। मुझे पता है तुम जानती हो कि उसकी रक्षा कैसे करनी है। जुआन किंगझू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, वू शुआंग चलो, हमें अभी भी कुछ काम करने हैं। इंतजार। जैसे ही वे जाने वाले थे, अर्जुन अचानक खड़ा हो गया और उपहास करने लगा। जियांगरू, तुम क्या कर रही हो? वापस आओ। 9वीं राजकुमारी बुरी तरह डर गई और मन ही मन सोचने लगी, यह जियांगरू अब और मरना नहीं चाहती। जुआन किंगजू पहले ही घूम चुकी थी। अर्जुन की आवाज सुनकर एक पल के लिए उसकी पीठ अचानक अकड़ गई। फिर उसने अचानक पलटकर अर्जुन को एक नजर से देखा। आदित्य का रूप बदलकर अर्जुन हो गया। चाहे उसका रूप हो, आवाज हो या कुछ और, सब कुछ बदल गया था। हालांकि जुआन किंगजू ने अचानक अर्जुन की आवाज में एक परिचित आकर्षण सुना। जब उसने अर्जुन का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, क्या आप इंतजार करने की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, यह मैं हूं। क्या कुछ बात है? जुआन किंगजू ने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने जमीन पर पड़े 20 मार्शल आर्टिस्टों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लोग, ये कैसा है? आपके शिष्य ने बिना किसी कारण के किसी को चोट पहुंचाई। आप बस मुस्कुराए और उसे कुछ बार दोषी ठहराया। चलो इसे भूल जाएं। जुआन किंगजू ने अभी भी एक अच्छी परवरिश बनाए रखी और मुस्कुराते हुए पूछा, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? जियांगरू, पागल मत हो जाओ। 9वीं राजकुमारी ने चिंतित होकर अपने पैर पटकते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी बाहें पार करके कहा, पालन पोषण हो या न हो, पिता की गलती है, शिष्य ने गलती की है, गुरु की भी जिम्मेदारी है। क्या आपको रुककर इन लोगों को नहीं जगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? सिखाना या न सिखाना, पिता की गलती, इन 6 शब्दों का तात्पर्य था कि अर्जुन जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जुआन किंगजू को भी अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे बस यही लगा कि अर्जुन के शब्द अनजाने में कहे गए थे, बल्कि उन्होंने वाकई उसके कुछ कामों और उसकी कुछ यादों को छुआ था। जुआन किंगजू पहले से ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसका स्वर थोड़ा शांत हो गया। मतलब, तुम चाहते हो कि मैं उनसे माफी मांगूं? अध्याय 636।
अर्जुन सार्वजनिक रूप से अपना पाखंडी मुखौटा फाड़ने जा रही थी। क्या तुम्हें, जुआन किंगजू, अपनी पहचान की सबसे अधिक परवाह नहीं थी, और इस बात की भी कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप हमेशा स्वच्छ और समझदार होने का दिखावा नहीं करते? यह दोस्त, फेयुन लिउहाई ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या मैंने आपसे बात की? अर्जुन ने फेयुन लिउहाई की ओर देखा और उसे बीच में ही रोक दिया। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह उड़ते बादलों का बहता समुद्र था। वह उड़ते बादलों के संप्रदाय का प्रमुख शिष्य था। जियांग रू नाम के इस व्यक्ति ने वास्तव में फेयुन लिउहाई के प्रति इतना अपमानजनक होने का साहस किया? फेयुन लिउहाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में तुरंत हत्या का इरादा उभर आया। हालांकि वह और जुआन किंगजू इतने सारे लोगों के सामने हवा में तैर रहे थे और उन्होंने अभी अभी कुछ स्नेह और साधना भी दिखाई थी। यदि वह अभी किसी जूनियर के खिलाफ लड़े तो क्या यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी? फेयुन लिउहाई ने इसे सहन किया। अर्जुन ने अपने कंधे पार किए और जुआन किंगजू से कहा, आपके शिष्य ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन आपने कुछ शब्द कहे और आसानी से उसका पर्दाफाश कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके शिष्य का जीवन केवल पैसों के लायक है? क्या दूसरों का जीवन इतना बेकार है? अगर तुम सही हो तो मैं उन्हें बचा लूंगा। जुआन किंगजू ने एक गोली की शीशी निकाली, उसमें से एक गोली निकाली, उसे अपनी उंगलियों से कुचला और फिर धीरे से पाउडर छिड़का। थोड़ी देर बाद 20 मार्शल आर्ट कलाकार एक एक करके जाग गए। जुआन किंगजू ने 20 योद्धाओं से कहा, झोंग वुशुआंग मेरा शिष्य है। इससे पहले मेरे शिष्य ने सभी नायकों को घायल कर दिया था। वह किंगजू है। मालिक, झोंग वुशुआंग ने झट से जुआन किंगजू को रोका। वह पलटा और गुस्से से अर्जुन से बोला, तुम किस तरह के कुत्ते हो? तुमने मेरे मालिक से माफी मांगने की हिम्मत कैसे की? लानत है, लानत देते रहो। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें जो भी लानत दी है उसे कहना ही बेहतर है। अर्जुन ने व्यंग्य किया। तुम! झोंग वुशुआंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अर्जुन को मारने ही वाली थी। रुको! जुआन किंगजू का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाया, क्या यह काफी शर्मनाक नहीं है? मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही जुआन किंगजू ने अपनी युआन क्यूई को झोंग वुशुआंग के चारों ओर लपेट लिया और जाने वाला था। मुझे खेद है, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने जाहोन किंगजू की पीठ की ओर देखते हुए बात की। इतना निर्दयी मत बनो। उड़ते बादल बहते समुद्र ने अचानक मुड़कर अर्जुन को धमकी भरी नजर से देखा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और बिना किसी डर के कहा, मैं बस दूसरों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसा कहकर गलती की हो? तुम! वह उड़ता बादल बहता समुद्र कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। एक जूनियर द्वारा मुश्किल में डाला जाना तो दूर की बात है। अगली बात जो अर्जुन ने कही वह यह थी कि फ्राइंग पैन को वहीं पर उड़ा दिया जाए। अर्जुन ने फेयुन लिउहाई की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं दूर देश से हूं, इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर मुझे माफ कर देंगे। अगर मैं जो जानता हूं वह सच है तो आपको तारों भरे आकाश में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए, आदित्य। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरी शोरगुल वाली सड़क तुरंत पूरी तरह शांत हो गई। अजीब! पूरे ब्लॉक में एक बेहद अजीब सा माहौल छा गया। हर कोई जानता था कि यह आदित्य नहीं था, बल्कि उड़ते बादल बहता समुद्र था। हालांकि अर्जुन ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्द कहे जिससे फेयुन लिउहाई का पूरा शरीर गुस्से से फट गया। दूसरी ओर जुआन किंगजू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी स्थिति को संभाला और अपना शांत रूप बनाए रखा। हालांकि सभी दर्शक अपना सिर नीचे झुकाकर चुप रहे। 16 मूर्तियों से यह देखा जा सकता है कि 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में आदित्य कितना प्रसिद्ध था। हर कोई जानता था कि जुआन किंगजू और आदित्य पहली जोड़ी थे। वास्तव में लगभग 2 साल पहले जब जुआन किंगजू और फेयुन लिउहाई की सगाई हुई थी,
तो द 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के सभी लोगों को यह खबर मिली और उनके दिल अतुलनीय आक्रोश से भर गए। वे जुआन किंग्जू से इतनी बेरहमी से नफरत करते थे। उन्हें इस बात से नफरत थी कि जुआन किंग्जू ने आदित्य को खो दिया था और तुरंत ही यह बात दूसरों को दे दी थी। हालांकि इस तरह का आक्रोश हमेशा उनके दिलों में छिपा रहता था। कोई भी इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। लंबे समय के बाद सभी को इसकी आदत हो जाती। आज तक अर्जुन के शब्दों ने 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के अमिट निशान को बेरहमी से फाड़ दिया था। जब वह सबके सामने आया तो उसका खून चमक उठा। शायद आप अभी भी नहीं जानते कि यह व्यक्ति उड़ते बादल संप्रदाय का उड़ता बादल समुद्र है, न कि आदित्य। जुआन किंगजू ने शांति से उत्तर दिया। अर्जुन के चेहरे पर अचानक ज्ञान का भाव आ गया। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जितना अधिक वह इस तरह से कार्य करता, उतना ही अधिक जुआन किंगजू को महसूस होता कि उसके चेहरे पर एक मूक थप्पड़ पड़ा है। यह पहली बार था जब जुआन किंगजू ने सार्वजनिक रूप से अपना व्यवहार खो दिया था, क्योंकि उसने अब अर्जुन के लिए अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? जुआन किंगजू ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? अर्जुन ने चढ़ाते हुए कहा। मैं अपना नाम छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। शायद एक दिन मैं बिना किसी कारण के दुनिया से गायब हो जाऊंगी। हाँ, जुआन किंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बहते समुद्र, चलो चलें। ऐसा कहकर वे तीनों एक तेज प्रकाश की किरण में बदल गए और गायब हो गए। क्या तुम पागल हो? 9वीं राजकुमारी तुरंत आगे बढ़ी। उसने अर्जुन की छाती पर जोर से मुक्का मारा और डरते हुए बोली, शाबाश, तुम उसे किस बात के लिए उकसा रहे हो? क्या होगा अगर वह तुम्हें चोट पहुंचाए? ये शब्द सुनकर अर्जुन को अचानक लगा कि उसके जीवन की गतिविधियां उसके पिछले जीवन से भी अधिक सार्थक थीं, क्योंकि इस जीवन में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी परवाह करते थे। राजकुमारी क्रोधित थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने अपने लिए गहन आकाश संप्रदाय और जुआन किंगजू को नाराज कर दिया था। वह गुस्से में थी, लेकिन उसे डर था कि जियांगरू नाम का यह बच्चा मारा जाएगा। अर्जुन ने अपराध बोध से कहा, मैंने मिस को फंसाया, मैं बहुत आवेगी था। 9वीं राजकुमारी ने अर्जुन को गुस्से से घूरा, फिर अपना मुंह ढक लिया और चुपके से हंसते हुए बोली, लेकिन तुमने जो किया वह काफी मजेदार था। मुझे उनका अहंकार भी पसंद नहीं है, मानो वे जन्मजात श्रेष्ठ हों। तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हालांकि अगली बार तुम्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। बेशक ऐसा करके तुम अपनी नफरत मिटा सकते हो, लेकिन तुम्हारी अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है। यह अधीनस्थ समझता है। अर्जुन मुस्कुराया। जल्दी करो और यह जगह छोड़ दो। 9वीं राजकुमारी ने काफिले को आगे बढ़ने का आग्रह किया। अगले दिन भोर में काफिले ने अंततः अपना मिशन पूरा कर लिया। 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले से सफलतापूर्वक संपर्क किया और महल में प्रवेश किया। सम्राट हाउतियान की चरम युद्ध कलाओं की तुलना में यह 9 फर्मामेंट महान सम्राट कुछ भी नहीं था। दरअसल सम्राट 9 फर्मामेंट कोई युद्ध कला विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक विद्वान था जिसे शब्दों से खेलना पसंद था। यह भी एक कारण था कि 9 फर्मामेंट्स इंपीरियल कबीले को हमेशा गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय से खतरा बना रहता था। हालांकि सम्राट ज्यूक्सियाओ ने कुछ उत्कृष्ट पुत्रों को जन्म दिया था। वे सभी पुत्र हाउतियान शाही कुल के छठे राजकुमार जैसे थे। वे ऐसे लोग थे जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं और जो कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये राजकुमार आकाशगम्य संप्रदाय के हृदय में वास्तविक कांटे थे। 9वीं आकाश के महान सम्राट 2 साल पहले बीमार पड़ गए थे और आज तक ठीक नहीं हुए हैं। गोल्डन हॉल में महत्वाकांक्षी प्रथम राजकुमार 9वीं राजकुमारी और उसके समूह की अगवानी का प्रभारी है। भाई, इस खतरनाक यात्रा पर हम अंततः आपसे मिल ही गए। 9वीं राजकुमारी ने प्रथम राजकुमार को प्रणाम किया। वह मामले की अहमियत समझ गई। स्वर्ण महल में वह एक राजकुमारी की तरह
व्यवहार कर रही थी और उसने हाउतियन साम्राज्य को जरा भी शर्मिंदा नहीं किया। जहां तक उसके भाई की बात है, वे अर्थपूर्ण थे। नौफिरमिन्स शाही कुल और उनके पीछे छिपे हाउतियन शाही कुल के बीच एक नया रिश्ता था। पहला राजकुमार एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी तीखी भौहें और बाघ जैसी आंखें थीं, और वह जरा भी नाराज नहीं था। वह जोर से हंसा और बोला, मैं हर दिन, हर रात इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार मैं अपनी 9वीं बहन के आने का इंतजार कर रहा हूं। उन दोनों के बीच बातचीत एक परिवार की तरह थी। अध्याय शेष हारे 37। अर्जुन ने प्रथम राजकुमार का आकलन किया और अपने हृदय में उसका सरल मूल्यांकन किया। आजकल अर्जुन ने काफी लोगों को देखा था। वह हर तरह के लोगों के संपर्क में आ चुका था, इसलिए उनका आकलन करना काफी सटीक था। उनके पिछले जीवन के अनुभव को देखते हुए उन्हें केवल सभ्य ही माना जा सकता था। अर्जुन को इस प्रथम राजकुमार में कोई सकारात्मक या नकारात्मक स्वभाव महसूस नहीं हुआ। यह कहा जाना चाहिए कि वह एक अधिक वस्तुनिष्ठ व्यक्ति था। इस तरह के लोग आमतौर पर महान कार्य करते थे, क्योंकि उनमें मनुष्यों जैसी भावनाएं नहीं होती थीं। वे न तो विवेक से पीड़ित होते थे और न ही पछतावे से दबे होते थे। इसलिए किसी समस्या के बारे में सोचते समय इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा पूरी स्थिति को देखता था और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता था। ऐसा व्यक्ति जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वह सम्राट जैसा दिखेगा। सम्राट को पूरे देश, पूरी दुनिया और उन लोगों का ध्यान रखना होगा जिन पर सम्राट को विचार करना होगा। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ड्यूक जियो की मुख्य पत्नी प्रथम राजकुमार थी या नहीं। अगर थी तो चिंता की कोई बात नहीं थी। हालांकि राजकुमारी का प्रथम राजकुमार से विवाह करके खुश रहना असंभव था, फिर भी यह बहुत बुरा नहीं होगा। कम से कम उसे जीवन भर वैभव का आनंद लेते रहने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर उसने किसी सन की छोटे राजकुमार से शादी कर ली तो यह और भी बुरा होगा। राजकुमारी के स्वभाव को देखते हुए वह अपने पति को हर जगह धोखा देते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। चलो, 13वें भाई को छोड़ दो। प्रथम राजकुमार ने हाथ हिलाया। अर्जुन उसकी सोच से थोड़ा विचलित हो गया। पहले राजकुमार के लहजे से लग रहा था कि वह 13वें राजकुमार को 9वीं राजकुमारी को सौंपने की योजना बना रहा होगा। कुछ ही देर में एक व्यक्ति सुनहरे हॉल में दाखिल हुआ। वह लगभग 19 साल का था। वह दुबला पतला था और उसकी आंखों में गहरी भावनाएं थीं। अर्जुन ने गौर से देखा और पाया कि वह तो सिर्फ जयांतियन राज्य में ही था। इसके अलावा उसकी सैन्य दाव नींव बहुत अस्थिर थी, लेकिन उसकी हर मुस्कान एक महान परिवार के सुरुचिपूर्ण व्यवहार को प्रकट कर रही थी। यह देखकर अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लगता है 13वें राजकुमार ने सम्राट जोशियाओ का स्वभाव और मिजाज पूरी तरह से विरासत में पाया है। उसे नाचना, स्याही से खेलना और कला की कद्र करना भी पसंद होगा। 9 फिर्मामेंट्स के सम्राट शियांगनान अभी भी उनसे परिचित थे। वह सम्राट पूरे 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके शब्द और चित्र निश्चित रूप से उत्कृष्ट थे। दुर्भाग्यवश सम्राट ज्यूक्सियाओ की तरह 13वें राजकुमार को भी मार्शल आर्ट और सुंदरता दोनों से प्रेम था, लोगों से नहीं। बड़े भाई, 13वें राजकुमार ने मुस्कुराकर पहले राजकुमार को थोड़ा सा झुकाया। प्रथम राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, 13वें भाई, मैंने आपको पहले भी यह बताया था। यह हाउतियन साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी है। आप दोनों को करीब होना चाहिए। 9वीं राजकुमारी को घुमाओ और मजे करो। तुम सब जवान हो, इसलिए तुम्हें अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि 9 फर्मामेंट्स साम्राज्य ने हाउतियन साम्राज्य के साथ विवाह गठबंधन के विचार पर मौन सहमति व्यक्त की थी। 9वीं बहन, 13वें राजकुमार ने तुरंत राजकुमारी की ओर सिर हिलाया। 9वीं राजकुमारी का मनमोहक रूप देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। 9वीं राजकुमारी भी 13वें राजकुमार को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से घृणा से भरी हुई थीं। जरूर, अर्जुन ने मन ही मन आह भरी।
महामहिम राजकुमारी को पुरुषों द्वारा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। यहां तक कि अगर वह मूल वापसी के तीसरे स्तर तक पहुंचना चाहती थी तो भी वह उसमें दिलचस्पी नहीं लेगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका भावी पति केवल जियानिटियन क्षेत्र में ही होगा। 9वीं राजकुमारी दुहक से भर गई। कमजोर तैरहवे राजकुमार को देखकर उसे अर्जुन की याद आ गई, जिसकी वह लंबे समय से प्रशंसा करता आ रहा था। उसकी तुलना में उसे तुरंत लगा कि तैरहवा राजकुमार सचमुच बेकार है। नमस्ते। 9वीं राजकुमारी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। 13वें राजकुमार ने 9वीं राजकुमारी का रूप देखा और वह मदहोश हो गया। यह देखकर वह खुश हुआ और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, लेकिन राजकुमारी की आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। वह चुप रही, जबकि 13वें राजकुमार ने अचानक एक दयनीय चीख निकाली। 9वीं राजकुमारी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 13वें राजकुमार का दाहिना हाथ दबा दिया, जिससे उसकी हड्डियों के जोड़ पीले पड़ गए। महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और 9वीं राजकुमारी के कानों में फुसफुसाया, आया, आया। 13वें राजकुमार को दर्द से पसीना आ रहा था, जबकि 9वीं राजकुमारी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि थी। आश्चर्य की बात यह थी कि 13वें राजकुमार ने दर्द के दौरान अपना बायां हाथ बढ़ाकर 9वीं राजकुमारी के दाहिने हाथ के पिछले हिस्से को 2 बार धीरे से सहलाना नहीं भूला। इस कृत्य से 9वीं राजकुमारी को बहुत घृणा हुई। वह पुरुषों के बेकार होने से घृणा करती थी, लेकिन यह 13वां राजकुमार एक नए स्तर तक बेकार था। 9वीं बहन। सिंहासन पर बैठे प्रथम राजकुमार को यह दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन बहुत लाचार भी था, इसलिए वह उसे सिर्फ याद दिला ही सकता था। तभी 9वीं राजकुमारी ने अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया और घृणा से भरे चेहरे के साथ अपनी सीट पर वापस चली गई। प्रथम राजकुमार का इरादा 13वें राजकुमार की छवि को बचाने का था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 9वीं बहन, मेरे इस 13वें भाई को तकनीकों, चित्रकला, जीथर कला और चाय समारोह में गहरी उपलब्धियां हासिल हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या 9वीं बहन को इसमें रुचि है। हालांकि प्रथम राजकुमार ने शासन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे स्त्रियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसका मानना था कि इतनी छोटी बच्ची को 13वें राजकुमार की कुशलता में जरूर दिलचस्पी होगी, है ना? परिणाम स्वरूप 9वीं राजकुमारी ने अपना सिर हिलाया। मुझे मार्शल आर्ट पसंद है। अच्छा नृत्य। 13वें राजकुमार ने खुशी से ताली बजाई और कहा, मुझे भी नृत्य पसंद है। मैंने विभिन्न देशों और राष्ट्रीयताओं के नृत्यों का अध्ययन किया है। 9वीं बहन, तुम बहुत गीली लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए नाचने को तैयार हूं। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश की। वह जानता था कि उसकी हरकतें अनुचित थीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। प्रथम राजकुमार ने असहाय और अवाक भाव से अपनी कनपटियों को धीरे से रगड़ा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय, जुआन किंगजू और एल्डर जुआन यहां है। इसी समय हॉल के बाहर से ऐसी चीख आई। यह सुनकर अर्जुन का दिल कांप उठा। वह अचानक इस महत्वपूर्ण मोड़ पर क्यों आई? अर्जुन का दिमाग तेजी से घूम गया और उसने तुरंत कारण और प्रभाव के बारे में सोचा। गहन आकाश संप्रदाय ने महल में जासूस तैनात कर रखे होंगे। इससे पहले जुआन किंगजू और फेयुन ल्यूहाई काम पर गए थे, लेकिन अब जुआन किंगजू अकेले ही शाही महल में आए थे। इसका मतलब था कि उसे अस्थायी रूप से एक टिप मिली थी, इसलिए उसने फेयुन ल्यूहाई को खुद ही चीजों को संभालने के लिए कहा था, जबकि वह हाउटियन और नौ फर्मामेंट्स के बीच शाही गठबंधन को नष्ट करने की जल्दी में शाही महल के आधे रास्ते से वापस लौट आई थी। 9वीं राजकुमारी और अन्य लोगों को इस बात पर अविश्वास था कि आम लोगों, यहां तक कि शाही अधिकारियों को भी महल के हॉल में आने से पहले उन्हें सूचित करना पड़ता था तथा उन्हें बुलाए जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
स्वर्गीय गहन संप्रदाय इस तरह कैसे घुस सकता है? इससे यह देखा जा सकता है कि नौ आकाश महाद्वीप में गहन आकाश संप्रदाय किस प्रकार की शक्ति बन गया था। कुछ ही देर में सुनहरे हॉल के बाहर से एक सुंदर आकृति अंदर आई। वह जुआन किंगजू और उसका एक शिष्य झोंग वुशुआंग था, प्रथम राजकुमार। जुआन किंगजू ने प्रथम राजकुमार को थोड़ा सा झुकाया। बड़े किंगजू, आपके पास मुझसे मिलने का समय क्यों है? प्रथम राजकुमार शांत रहा और मुस्कुराते हुए बोला। जुआन किंगजू ने कहा, हाल ही में मुझे प्रथम राजकुमार की बहुत याद आती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रथम राजकुमार का शरीर अभी भी स्वस्थ है, इसलिए मैं प्रथम राजकुमार के साथ मिलने के लिए समय निकालूंगा। अरे, ये हैं। जुआन किंगजू ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे पता ही नहीं कि हाउतियान से कोई दूत आ रहा है। उसने नौवीं राजकुमारी अर्जुन और बाकी लोगों को देखकर हैरान होने का नाटक किया, लेकिन जब उसने यह देखा तो वह सचमुच हैरान रह गई। यह तुम हो? जुआन किंगजू थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह कल्पना करना मुश्किल था कि अर्जुन का समूह वास्तव में हाउतियान का दूत था। यह तुम हो, बदबूदार बदमाश। जब झोंग वुशुआंग ने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। अध्याय 630। हाहा, यह मैं हूं। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और मंद मंद मुस्कुराई। प्रथम राजकुमार ने मन ही मन आह भरी। बात यहां तक पहुंच चुकी थी और अगर वह इसे छिपाना भी चाहता तो अब और नहीं छिपा सकता था। यह हाउतियन साम्राज्य की महामहिम नौवीं राजकुमारी हैं। बाकी शाही रक्षक हैं जो नौवीं राजकुमारी की सुरक्षा में हैं। प्रथम राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, हाउतियन साम्राज्य से? जुआन किंगजू ने नौवीं राजकुमारी को ऊपर से नीचे तक देखा। नौवीं राजकुमारी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने भी अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और जुआन किंगजू को अहंकार से देखा। हालांकि उसकी तुलना में नौवीं राजकुमारी खुद थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, चाहे वह उसकी ऊंचाई, खेती, रूप या यहां तक कि उसका आंकड़ा हो, वह जुआन किंगजू से कमतर था। उम्र के लिहाज से भी नहीं। जुआन किंगजू अब 30 साल का हो चुका था, यानी 40 साल से भी कम। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट की जवानी एक आम इंसान से कहीं बढ़कर होती है। 30 की उम्र पार कर चुकी एक महिला मार्शल आर्टिस्ट एक खूबसूरत फूल की तरह होती है जो पूरी तरह खिल गया हो। वह अपनी जवानी के चरम पर होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक नश्वर स्त्री 18 साल की होती है। दूसरी ओर नौवीं राजकुमारी एक खिलती हुई फूल की कली थी जो अभी तक खिली नहीं थी। जुआन किंगजू मुस्कुराया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि नौवीं राजकुमारी हमारे नौ फर्मामेंट साम्राज्य में क्यों आई? क्या तुम्हें इसकी सूचना देने की जरूरत है? नौवीं राजकुमारी मन ही मन दुखी थी, इसलिए उसने उसे खाली नजरों से देखा। जुआन किंगजू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पहले नौ फर्मामेंट महाद्वीप में कई देश एक दूसरे का विरोध करते थे। हमारे गहन आकाश संप्रदाय ने पिछले सम्राट को सभी दिशाओं में लड़ने में मदद की थी। नौ फर्मामेंट महाद्वीप के पुनर्मिलन के लिए यह कहा जा सकता है कि हमने महान योगदान दिया है। जब पिछले सम्राट की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शपथ ली थी कि हमारा गहन आकाश संप्रदाय आवश्यकता पड़ने पर सरकार की सहायता और निगरानी कर सकता है। उन शब्दों का अर्थ यह था कि यदि सम्राट और राजकुमार के वंशज योग्य नहीं हैं, तो गहन आकाश संप्रदाय सीधे उन पर निगरानी रख सकता है और उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर लौटने दे सकता है। यह अधिकार स्वर्ग के समान महान था। हालांकि वर्तमान गहन आकाश संप्रदाय ने उस विश्वास को बर्बाद कर दिया था जो पिछले सम्राट ने उन पर रखा था। नौवीं राजकुमारी ने अविश्वास से पहले राजकुमार की ओर देखा। पहला राजकुमार बस सिर हिलाकर कह सका, सच में कुछ तो चल रहा है। जुआन किंगजू की आंखें तेज थीं। उसने तुरंत 13वें राजकुमार का विकृत दाहिना हाथ देखा। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मुझे आश्चर्य है कि 13वें राजकुमार के हाथ पर यह चोट कहां से आई? प्रथम राजकुमार ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तुरंत नौवीं राजकुमारी के लिए बोलना चाहता था और बोला,
ओह, यह तब हुआ जब वे खेल रहे थे। मैंने यह किया। 9वीं राजकुमारी की जिद बढ़ गई और उसने वहीं पर सीधे स्वीकार कर लिया। यह सुनकर प्रथम राजकुमार और अर्जुन सभी चौंक गए। अर्जुन बहुत गुस्से में थी। अभी तक तो 9वीं राजकुमारी बिल्कुल ठीक थी और शाही परिवार जैसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन 13वें राजकुमार को देखते ही उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था और उसने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया। जब जुहान किंगजू को मनचाहा जवाब मिला तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रथम राजकुमार, मुझे कुछ कहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। उसे चिंता थी कि प्रथम राजकुमार अचानक बीच में ही टोक देगा, इसलिए उसने ऐसा प्रश्न पूछा कि प्रथम राजकुमार बोल ही न सके। प्रथम राजकुमार मुस्कुराया और बोला, एल्डर ग्रीन बाम्बू नाराज हैं। कुछ कहने में कोई बुराई नहीं है। जुआन किंगजू ने सिर हिलाया और कहा, हमारे लिए 9 स्वर्गों को एकीकृत करना आसान नहीं है। हम अपनी कूटनीति में हमेशा बहुत सतर्क रहे हैं। सबसे पहले हाउतियन शाही कबीले ने आते ही 13वें राजकुमार को घायल कर दिया। इससे साफ है कि उनकी नजर में हमारा हाउतियन शाही कबीला कोई खास नहीं है। दूसरा, हाउतियान पहली बार यहां आया है। उसने राजकुमार की बजाय राजकुमारी को भेजा है। ऐसा करना अपमानजनक होगा। तीसरी बात, जब मैं बाहर था तो मैंने हाउतियान का उपहार देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां सैकड़ों ट्रक भरकर गहने, औषधीय सामग्री वगैरह रखी हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले हाउतियन साम्राज्य के लिए यह छोटी सी बात बहुत कंजूस है। दरअसल अर्जुन और बाकी लोग इतने सारे उपहार नहीं लाए थे। ये उपहार उनकी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ये उपहार सड़क पर काले और सफेद लोगों द्वारा जबरन दिए गए थे और तभी उनके पास इतने सारे उपहार जमा हो गए थे। यह विवाह मूल रूप से दोनों देशों के बीच एक रहस्य था। वे जितनी ज्यादा चीजें लाते, यह उतना ही बोझिल होता। 9 फिरमेंट्स साम्राज्य को इन चीजों की परवाह नहीं थी, लेकिन अब यही 9वीं राजकुमारी के साथ जुआन किंगजू की परेशानी का कारण बन गया था। संक्षेप में ये सिर्फ 3 शब्द हैं। जुआन किंगजू मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी से नहीं। आह, एल्डर किंगजू, आप ऐसा नहीं कह सकते। इस बार प्रथम राजकुमार कुछ कहने ही वाला था। जुआन किंगजू मुस्कुराया और बीच में बोला, बड़े राजकुमार, पूरे सम्मान के साथ मेरा मानना है कि हाउतियन साम्राज्य इस बार स्पष्ट रूप से हमें उकसा रहा है। महाराज, अगर आप हमें भड़काना नहीं चाहते तो आप भी आ गए हैं। सामान भी पहुंचा दिया गया है। कृपया वापस लौट जाइए। यदि आप वापस लौटने से इनकार करते हैं तो आप बुरे इरादे पाल रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? 9वीं राजकुमारी इतनी क्रोधित हुई कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जहां तक प्रथम राजकुमार की बात है, उसकी आंखों में हत्या के इरादे चमक रहे थे। वह गरिमामय प्रथम राजकुमार था, ज्यूक्सियाओ साम्राज्य का भावी उत्तराधिकारी। अब वास्तव में उसे जुआन किंगजू ने बाधित कर दिया और उसने 9वीं राजकुमारी को वापस भेजने के लिए सीमा पार भी कर ली। स्वर्गीय गहन संप्रदाय का अहंकार पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। गोल्डन हॉल का माहौल अचानक कठोर हो गया। तो वर्तमान 9 फर्मामेंट शाही कबीले का उपनाम वास्तव में जुआन है। इस समय अर्जुन ने अचानक यह कहा। अगर दूसरे राजकुमारों ने अर्जुन की बात सुनी होती तो वे जरूर क्रोधित हो जाते। वे अर्जुन को वहीं मार भी सकते थे, लेकिन वह पहला राजकुमार कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने अपनी आंखें घुमाईं और तुरंत मुट्ठियां भींच लीं, जिससे अर्जुन को स्वीकृति का भाव दिखा। वह जानता था कि अर्जुन क्या कहना चाहती थी। यही सबसे जरूरी बात थी। आपने क्या कहा? जुआन किंगजू के भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से कहा, क्या आप यह हमारे गहन आकाश संप्रदाय और 9 आकाश शाही कबीले के बीच संबंधों को भड़काने के लिए कह रहे हैं? अर्जुन ने जुआन किंगजू की ओर उदासीनता से देखा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रथम राजकुमार ने कुछ क्यों नहीं कहा, लेकिन आपने देश की सरकार संभाली और खुद एक बयान दिया। जुआन किंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा,
मैंने पहले भी कहा है कि पिछले सम्राट ने एक बार। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि पिछले सम्राट ने क्या कहा था। पिछले सम्राट का मतलब यह था कि यदि 9 फर्मामेंट्स शाही कबीले के वंशज महान हथियार नहीं बनते और देश की सरकार को त्याग देते हैं, तो गहन आकाश संप्रदाय को सम्राट और राजकुमार के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार था, है ना? जरूर। जुआन किंगजू ने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि अर्जुन कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह जवाब दिए बिना नहीं रह सकी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा और प्रथम राजकुमार के सामने घुटने टेक दिए। मेरा मानना है कि महामहिम प्रथम राजकुमार राजकुमार के लिए एक दुर्लभ उम्मीदवार है। वे देश और जनता के लिए दिन रात काम करते हैं, और एल्डर अजूर बैम्बू अब देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या आपका मतलब यह है कि प्रथम राजकुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम ठीक से नहीं करता और केवल सुख का लालची है? आप। जुआन किंगजू का चेहरा पीला पड़ गया। वह 2 कदम पीछे हटी और जल्दी से बोली, प्रथम राजकुमार, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। एल्डर किंगजू के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह ऐसी नहीं है जो श्रेष्ठता और हीनता में या राजा और प्रजा में भेद न करती हो। प्रथम राजकुमार मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसका हृदय अतुलनीय रूप से तरोताजा हो गया था। उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ओह, ठीक है। अर्जुन ने अपना माथा थपथ पाया और उलझन का नाटक किया। उसने प्रथम राजकुमार से पूछा, अगर शाही परिवार ठीक नहीं है तो गहन आकाश संप्रदाय मदद कर सकता है। तो फिर यदि संप्रदाय धार्मिक नहीं है तो मदद कौन करेगा? प्रथम राजकुमार का दिल जोर से हंसी से फूट पड़ा। उसने अर्जुन को गौर से देखा, फिर जुआन किंगजू की ओर मुड़कर कहा, हाँ एल्डर किंगजू, अगर संप्रदाय धर्मी नहीं है तो क्या हमारे शाही परिवार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है? अध्याय 630। अपना चेहरा दिखाओ। ये तो बहुत बड़ा शो था। 9वीं राजकुमारी का दिल अचानक बहुत सीधा हो गया। यह हमारे हाउतियन साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खुलासा है। यहां तक कि 5 रॉयल अकादमियों के तथाकथित विशेषज्ञ भी अपने दिल में बेहद खुश हुए। इससे पहले उन्होंने अर्जुन की कुछ न करने के लिए आलोचना की थी और अर्जुन को एक बेकार विद्वान के रूप में नापसंद किया था। लेकिन अब वे इस बात से बहुत खुश थे कि पार्टी में ऐसा विद्वान व्यक्ति भी था। वे सभी घटिया मार्शल कलाकार थे। जब वे जुआन किंगजू के आक्रमण का सामना करते थे तो उनके दिलों में सिर्फ गुस्सा होता था। उनका एकमात्र आवेग लोगों पर प्रहार करना होता था। हालांकि अगर वे अर्जुन के शब्द कहें तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। रॉयल कॉलेज के 5 विशेषज्ञों ने तुरंत अर्जुन की अत्यधिक प्रशंसा की। नाजुक पल क्या होता है? यही तो नाजुक पल था। इस नाजुक पल में 9वीं राजकुमारी के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति जियांग रूही था। जुआन किंगजू सवालों से अवाक रह गई। वह काफी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने ठंडे स्वर में अर्जुन से कहा, कितनी तीखी जबान वाली विद्वान है। अर्जुन ने शांति से कहा, कृतघ्न होने की अपेक्षा तीखी जुबान रखना बेहतर है। अर्जुन के शब्द सुइयों की तरह थे, जो जुआन किंगजू के दिल में चुभ गए। खून बहने वाला था। जुआन किंगजू ने उसका गुस्सा सहन किया और कहा, ठीक है, भले ही आपने जो कहा वह उचित हो। मैं गलत था। मुझे गोल्डन हॉल को नीचा नहीं समझना चाहिए था। लेकिन मैं गलत था और मैं यह साबित नहीं कर सकता कि आपके कार्य सही हैं। मैंने पहले जो 3 कारण बताए थे वे अभी भी मौजूद हैं। मेरे मन में न तो कोई सम्मान है और न ही कोई हीनता, लेकिन आप सब में तो कोई ईमानदारी भी नहीं है। मैं अब जा सकता हूं, लेकिन आपको भी वापस जाना होगा। अर्जुन अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने पहले राजकुमार को उसे देखते हुए देखा तो वह खुद को रोक लिया और कुछ नहीं कहा। प्रथम राजकुमार के पास भी अपने तर्क थे। आखिरकार वह वास्तव में गहन आकाश संप्रदाय को नाराज नहीं कर सकता था। प्रथम राजकुमार मुस्कुराया और बोला, ठीक है,
ठीक है, गहन आकाश संप्रदाय हमारे नौ फर्मामेंट शाही कबीले का दाहिना हाथ है। हाउतियन साम्राज्य हमारे नौ फर्मामेंट शाही कबीले का मित्र है। सब लोग ऐसी तुच्छ बात को अपनी शांति भंग न करने दें। बड़े किंगजू, यदि आप सरकार को आदेश देने के लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण करते हैं तो मैं आपकी निर्दोषता को क्षमा कर सकता हूं। हालांकि हाउतियन साम्राज्य परिपूर्ण नहीं है, आपको भी इसे सहन करना चाहिए। जुआन किंगजू ने पहले राजकुमार के सामने घुटने टेक दिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 1 महीने के लिए दीवार का उपयोग करने को तैयार हूं। हाउतियन साम्राज्य को भी अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए ईमानदारी दिखानी चाहिए। प्रथम राजकुमार ने कहा, तो फिर मुझे बताओ, उन्हें अपनी ईमानदारी कैसे दिखानी चाहिए? जुआन किंगजू ने 9वीं राजकुमारी की ओर देखा और कहा, मैं 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि वे उन्हें पूरा कर भी लें, भले ही वे ईमानदार हों, यदि वे कठिनाइयों का सामना करने पर पीछे हट जाते हैं तो वे दृढ़ संकल्प के साथ आपसे मिलने नहीं आएंगे। यह नंबर 1। जुआन किंगजू ने बहुत जल्दी से बात की और सीधे पहले वाले को जला दिया ताकि जियांग रू अचानक अन्य भूतों का निर्माण न करे। जुआन किंगजू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैंने सुना है कि हाउतियान साम्राज्य की स्थापना मार्शल आर्ट पर हुई थी और सम्राट हाउतियान एक विशेषज्ञ हैं जो पहले ही दाईफेंग के मार्शल आर्ट क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। यदि इस बार उन्होंने जो लोग भेजे हैं वे बेकार हैं तो वे बेईमान हैं। अद्वितीय। झोंग वुशुआंग तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मास्टर। जुआन किंगजू ने कहा, आज मेरा यह शिष्य यहां खड़ा है। अगर महामहिम की टीम में से कोई इसे हरा सके तो इसे पहली परीक्षा पूरी करना माना जाएगा, अन्यथा जल्दी से वापस लौट जाओ। तुम बहुत ज्यादा गुंडा हो, 9वीं राजकुमारी ने गुस्से से कहा। प्रथम राजकुमार भी चिंतित था। यह सच था कि हाउतियन साम्राज्य की स्थापना युद्ध कलाओं पर हुई थी। अगर उन्होंने सिर्फ शराब और चावल के थैले भेजे होते तो इसे सही ठहराना मुश्किल होता। लेकिन झोंग वुशुआंग कौन था? प्रथम राजकुमार का मन बहुत स्पष्ट था, इसलिए वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि क्या 9वीं राजकुमारी की टीम में कोई विशेषज्ञ है जो कार्रवाई कर सके। पहले राजकुमार ने 9वीं राजकुमारी से आंखों ही आंखों में पूछा। 9वीं राजकुमारी के चेहरे के भाव देखकर पहले राजकुमार का दिल बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो अंत ही आ गया। लोन मून, मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकती हूं। 9वीं राजकुमारी ने आह भरी। दरअसल वह खुद ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसकी पहचान यही रखी गई थी। अगर कोई राजकुमारी स्वर्ण महल में किसी और से लड़े तो क्या दुनिया हौंसी नहीं उड़ाएगी? राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लोन मून ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बाहर निकलकर झोंग वुशुआंग के सामने खड़ा हो गया। झोंग वुशुआंग ने एक फोल्डिंग फैन से लोन मून की ओर उपहासपूर्वक इशारा किया। सिर्फ वह मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। वह केवल 9वें स्तर का मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार है। क्या वह मुझसे लड़ने के लिए योग्य है? इतना घमंडी मत बनो। लोन मून ने दांत पीसते हुए अपनी छाती से एक छोटा सा ब्रोकेट का डिब्बा निकाला। ब्रोकेट का डिब्बा खुला और उसके अंदर एक गोल औषधीय गोली पड़ी थी। यह गोली मेरी ओर से छठे राजकुमार की ओर से एक उपहार है। अगर मैं इसे निगल जाऊं तो यह एक दिन में मेरी साधना को एक स्तर तक बढ़ा सकती है। अगर मैं इसे खा लूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? लोन मून ने गोली पकड़े हुए पूछा। झोंग वुशुआंग जोर से हंसा। जितना चाहो उतना खाओ, अगर खा सकोगे तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। लोन मून को पहले कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था। उसने गोली एक ही घूंट में निगल ली और युआन क्यूई से उसे शुद्ध किया। लगभग 5 मिनट बाद लोन मून का क्षेत्र धीरे धीरे स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गया। दहाड़! लोन मून ने जोर से दहाड़ लगाई और बैंगनी सोने की युआन क्यूई उसके पूरे शरीर से भयंकर रूप से निकल गई। कूड़े का एक टुकड़ा। झोंग वुशुआंग मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मैं घमंडी हूं। लोन मून गुस्से में था और बोला,
जुड़वां ड्रैगन समुद्र का अन्वेषण करते हैं। लोन मून की मुट्ठियां उसी समय बाहर निकलीं और दो बैंगनी सुनहरे युआन क्यू ड्रैगन फूट पड़े। ये दोनों युआन क्यू ड्रैगन युआन क्यू के तेज प्रकाश की दो लड़ियां थे और वे झोंग वुशुआंग की ओर एक चाप में उड़े। इस तरह के हमले से बचाव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके युआन क्यूई के पास आगे बढ़ने का कोई निश्चित रास्ता नहीं था। हालांकि झोंग वुशुआंग ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और वहीं खड़ा होकर हौंसने लगा। बैंगनी सुनहरे युआन क्यू की दो लड़ियां झोंग वुशुआंग के शरीर पर गिरीं। झोंग वुशुआंग का शरीर बस 2-3 मीटर पीछे खिसका। फिर उसने अपने शरीर पर लगी धूल को हल्के से थपथपाया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? उसने कहा। लोन मून का दिल बैठ गया जब उसने सोचा, इस व्यक्ति का बचाव इतना चौंकाने वाला क्यों है? आधा राक्षस शरीर प्रथम राजकुमार ने गहरी भौहें चढ़ाईं। दिव्य ड्रैगन ने स्वर्ग को ढक लिया है। लोन मून उछल पड़ा और उसकी युआन क्यूई बाईं और दाईं ओर फैलने लगी, जिसने उसे एक विशाल बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के आकार में घेर लिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि एज़ियोर ड्रैगन की रूपरेखा की नकल करके तुम अपनी मारक क्षमता बढ़ा सकते हो? झोंग वुशुआंग ने परवाह नहीं की और फिर भी अपने हाथ पीछे कर लिए। लोन मून अचानक आसमान से उतरा और विशाल ड्रैगन का सिर झोंग वुशुआंग की ओर बढ़ा। झोंग वुशुआंग ने लापरवाही से अपना बायां हाथ उठाया और धीरे से उसे ड्रैगन के सिर के निचले जबड़े पर रख दिया। हालांकि इस आकस्मिक क्रिया से वायलेट गोल्ड ड्रैगन हवा में ही जम गया। लोन मून पूरी ताकत से लड़ रहा था और उसके माथे की नसें ऊपर नीचे उछल रही थी। वह जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब मेरी बारी है। झोंग वुशुआंग ने तिरस्कार से सिर हिलाया। उसने ड्रैगन के मुंह में हाथ डाला और लोन मून का दाहिना हाथ पकड़ लिया। मेरे इस कदम को कहते हैं संयोग से ड्रैगन का गोबर उठाना। झोंग वुशुआंग खुशी से मुस्कुराया और लोन मून को घसीट कर ले गया। उसने लोन मून को अपने सिर के ऊपर से घुमाया घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। झोंग वुशुआंग की युआन क्यूई उसके पैरों के माध्यम से जमीन के सुनहरे ईंट फर्श पर गिर गई, जिससे लोन मून हवा में ऊपर उछल गया। हड्डियां टूटने की कई आवाजें आईं। लोन मून उछलकर जमीन पर गिरा तो उसका पूरा शरीर जमीन पर सपाट पड़ा था। उसकी लगभग 60% हड्डियां पहले ही टूट चुकी थीं। शरारती जुआन किंगझू ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। इस कदम को जेंटियन पित्ताशय या ड्रैगन का दिल लेना कहा जाता था। हालांकि लोन मून का अपमान करने के लिए झोंग वुशुआंग ने वास्तव में कहा कि यह ड्रैगन का गोबर था। यह तो 9वीं राजकुमारी पर गंदे पानी का एक बेसिन गिराने के समान था। अध्याय 640। वरिष्ठ भाई। रॉयल कॉलेज के अन्य 4 विशेषज्ञ घबराहट में आगे बढ़े और लोन मून को ऊपर आने में मदद की। जहां तक लोन मून की बात है, वह गंभीर रूप से घायल था और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। लेकिन उसने 9वीं राजकुमारी को अपराधबोध से देखा। यह अधीनस्थ अयोग्य है। मैंने महारानी राजकुमारी के सामने अपना सम्मान खो दिया। 9वीं राजकुमारी ने लोन मून को गौर से देखा और झोंग वुशुआंग को ठंडे भाव से घूरा। उसने गुस्से से कहा, जीत गए तो जीत गए। एक मार्शल आर्टिस्ट के गौरव को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल क्यों? झोंग वुशुआंग ने अपने हाथ में फोल्डिंग फैन थपथपाया और जोर से हंसा। एक मार्शल आर्टिस्ट? कौन? वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। लोगों को मत हंसाओ। इस तरह की चीज को ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट ही माना जा सकता है। मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? वुशुआंग, तुमने राजकुमारी से कैसे बात की? जल्दी से माफी मांगो। जुआन किंगजू ने उदासीनता से कहा। झोंग वुशुआंग ने हंसते हुए 9वीं राजकुमारी से कहा, महाराज, कृपया अपने पापों का प्रायश्चित करें। यह नीच व्यक्ति जंगली होने का आदी है। इसने हमेशा खुलकर बात की है। आप इसे बस एक पल के लिए सहन कर लें और चले जाएं। यह सुनकर राजकुमारी के मुंह से खून निकलने ही वाला था। यह कैसी माफी थी? यह तो सरासर अहंकार था। एक पल के लिए
इसे सहने से तुम्हारा क्या मतलब है? हाउतियन साम्राज्य की प्रतिष्ठित 9वीं राजकुमारी, गहन आकाश संप्रदाय की एक कनिष्ठ, तुम्हें सहना चाहती है? अर्जुन ने जुआन किंगजू को देखा और उत्सुकता से पूछा, जब आपके शिष्य ने यह शब्द कहे तो आपने कोई संकेत नहीं दिखाया। जुआन किंगजू ने अर्जुन से पूछा, क्या मेरा शिष्य गलत था? क्या वह पहले से ही माफी नहीं मांग रहा है? हाँ हाँ, अच्छा। अर्जुन मुस्कुराया। जुआन किंगजू ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या राजकुमारी द्वारा लाए गए कोई और अधिक शक्तिशाली लोग हैं? यदि नहीं तो आप हार जाएंगे। मैं तो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही कार्रवाई कर सकती हूं। 9वीं राजकुमारी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका चेहरा इतना ठंडा था कि वह ऊपर जाने ही वाली थी। अर्जुन ने जल्दी से राजकुमारी की बांह पकड़ ली और कहा, राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कर सकती, यह अशोभनीय है। 9वीं राजकुमारी ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? अगर है तो जल्दी करो और कह दो, अगर नहीं है तो जाने दो। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, आप इस अधीनस्थ को झोंग वुशुआंग पर एक नजर क्यों नहीं डालने देते? ऐसा कहकर अर्जुन ने राजकुमारी को छोड़ दिया और झोंग वुशुआंग के सामने चला गया। 9वीं राजकुमारी चौंक गई और जल्दी से बोली, जियांगरू, जल्दी वापस आओ, यह कोई मजाक नहीं है। राजकुमारी, चिंता मत करो, इस अधीनस्थ की अपनी सीमाएं हैं, अर्जुन ने कहा। 9वीं राजकुमारी ने मना कर दिया। वह दौड़कर अर्जुन की बांह पकड़ते हुए बोली, वापस आओ और मुझे जाने दो। तुम उससे लड़कर मौत को दावत दे रही हो। राजकुमारी, एक बार मेरी बात पर विश्वास करो, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। नहीं, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। अगर तुम जीत नहीं सकती तो कोई बात नहीं, तुम बेकार में ही लोगों को हंसा रही हो। 9वीं राजकुमारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। 9वीं बहन, तुम युवा गुरु जियांगरू को एक बार कोशिश करने क्यों नहीं देती? प्रथम राजकुमार ने व्यक्तिगत रूप से कहा। उसने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा। शुरू से ही इस जियांगरू ने अपने प्रथम राजकुमार को निराश नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कि यह जियांगरू बहुत दिलचस्प है। इस वजह से प्रथम राजकुमार को जियांगरू से कुछ अजीबोगरीब उम्मीदें थीं। जियांगरू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना सक्षम है, पहले राजकुमार ने कहा। 9वीं राजकुमारी गुस्से में अर्जुन को छोड़ ही नहीं पाई और बोली, जियांगरू, अपनी जान बचाओ। अगर तुम मुझे हरा नहीं सकती तो जल्दी से पीछे हट जाओ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन का दिल खुश हो गया और उसने कहा, यह अधीनस्थ जानता है। राजकुमारी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। क्या तुम काफी मजे कर चुके हो? झोंग वुशुआंग ने ऊबकर अपना पंखा हिलाया और कहा, अगर लड़ना है तो जल्दी करो और लड़ो। मेरे सामने ये कैसा कड़वा दृश्य चल रहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं दया दिखाऊं? अर्जुन ने झोंग वुशुआंग को देखा और कहा, 3 छालों के भीतर अगर मैं तुम्हें अपंग नहीं कर सका तो मैं घुटने टेक दूंगा और गोल्डन हॉल छोड़ दूंगा। हा हा हा। झोंग वुशुआंग जोर से हंसा। मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं सिर्फ 3 चालें चलूं? साफ साफ कह दो, घूमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें हराने के लिए 3 चालें चलूंगा। चलो। इतना कहकर झोंग वुशुआंग अर्जुन के पास खिसक गया और अपने हाथ में पकड़े हुए पंखे को अर्जुन की ओर हल्के से थपथपाया। इस हरकत से तो मैं तुम्हारी पसलियां पूरी तरह तोड़ दूंगा। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से झोंग वुशुआंग का फोल्डिंग पंखा पकड़ लिया और फिर एक गिरते हुए कदम के साथ आगे बढ़ा। उसकी दाहिनी कोहनी झोंग वुशुआंग की छाती से टकरा गई। धमाका। झोंग वुशुआंग एक लुप्तप्राय छवि में तब्दील हो गया और बिना किसी निशान के स्वर्ण महल से बाहर उड़ गया। दृश्य शांत हो गया। यहां तक कि प्रथम राजकुमार भी अचानक उठ खड़ा हुआ और अर्जुन को आश्चर्य से देखने लगा। तुम 9वीं राजकुमारी ने अर्जुन की ओर ऐसे इशारा किया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। जुआन किंगजू ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। कुछ नहीं,
एक ही चाल में झोंग वुशुआंग बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाद में एक तेज रोशनी गरजी और वापस उड़ी। जियांगरू, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। झोंग वुशुआंग दहाड़ते हुए पीछे की ओर भागा। उसके शरीर में युआन क्यूई का जोरदार विस्फोट हुआ। युआन क्यूई ने उसे एक जलते हुए तोप के गोले में लपेट लिया और अर्जुन पर भयंकर बमबारी की। उसकी गति बहुत तेज थी। उसकी शक्ति बहुत प्रचंड थी, इतनी कि वह जमीन से 3 मीटर ऊपर से वार करता था और जमीन पर एक खाई भी बना देता था। 9 फर्मामेंट्स शाही महल की रक्षात्मक संरचना सक्रिय हो गई। एक विशाल सुनहरी प्रकाश ढाल ने सुनहरे महल को घेर लिया, जिससे झोंग वुशुआंग इमारत पर विनाशकारी प्रहार करने से बच गया। हालांकि उसकी चाल की शक्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई और वह सीधे अर्जुन की ओर बढ़ गया। सावधान, 9वीं राजकुमारी अनायास ही चिल्लाई। यह दूसरी चाल है। अर्जुन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और वहीं खड़ा हो गया। इस बीच झोंग वुशुआंग ने अर्जुन की छाती पर बमबारी करने के लिए अतुलनीय शक्ति का इस्तेमाल किया। धमाका! एक अकल्पनीय दृश्य सामने आया। अर्जुन 2 मीटर पीछे खिसक गया और फिर पीछे नहीं हटा। जहां तक झोंग वुशुआंग का प्रश्न है, वह इस आक्रमण के कारण हुए आघात से सदमे में आ गया, जिसके कारण उसने खून थूक दिया और स्वर्ण हॉल से बाहर उड़ गया। वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई जंगली सुअर नियंत्रण खोकर अचानक पहाड़ से टकरा गया हो। दृश्य एक बार फिर मौत के सन्नाटे में डूब गया। जियांगरू! झोंग वुशुआंग ने उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ते हुए वापस दौड़ लगाई। वह उछलकर ऊपर उठा और एक विशाल 5 रंगों वाले फीनिक्स में बदल गया। 5 फीनिक्स आकाश पर कदम रख रहे हैं। यह आदित्य द्वारा रचित एक युद्ध कौशल था। अप्रत्याशित रूप से झोंग वुशुआंग के पास भी 5 प्रकार की मेरिडियन थीं। वे 2 प्रकार की स्वर्गीय मेरिडियन और 3 प्रकार की सांसारिक मेरिडियन थीं। ये 5 प्रकार की मेरिडियन 5 फिनिक्स हेवन ट्रैम्पलिंग के सभी गुणों को एकत्रित करने में सक्षम थीं। यह चाल तो कमाल की है। प्रथम राजकुमार का दिल कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, जियांगरू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह शायद इस चाल का सामना नहीं कर पाएगी। यह आदित्य के मानक युद्ध कौशलों में से एक था। स्वर्ग के नीचे उसी साधना क्षेत्र के बहुत कम युद्ध कलाकार थे जो इस चाल से बचाव कर सकते थे। जियांगरू, मर जाओ! तर्कहीन झोंग वुशुआंग एक 5 रंग वाले फीनिक्स में बदल गया और अर्जुन की ओर टूट पड़ा। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा ही दिखावा करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि फीनिक्स की रूपरेखा की नकल करने से फीनिक्स की मारक क्षमता बढ़ सकती है? यह कहते हुए अर्जुन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी पुष्प उंगलियों से आकाश पर चढ़े 5 फीनिक्स को तेजी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके ठीक पीछे एक वेतुओ पाम झोंग वुशुआंग की छाती पर आ गिरा। जब अर्जुन ने स्वर्ग पर कदम रखते हुए 5 फीनिक्स को नष्ट कर दिया, तो जुआन किंगझू पर बिजली गिर गई और वह तुरंत वहीं स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। इस क्षण अर्जुन की वेतुओ पाम झोंग वुशुआंग की पीठ में घुस गई। एक अदृश्य हथेली की शक्ति झोंग वुशुआंग की छाती को भेदती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल गई। झोंग वुशुआंग की पीठ ऊपर की ओर उभर आई। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसकी आंखों के कोनों से खून और आंसू बह निकले और वह ऐसे निश्चल पड़ा रहा मानो मर गया हो। बाद में झोंग वुशुआंग ने पुटोंग ध्वनि के साथ दोनों घुटनों पर घुटने टेक दिए और उसका सिर सीधे जमीन पर गिर गया। तुमने तो वाकई बहुत ही खतरनाक चाल चली। जुआन किंगझू गुस्से से भर गया। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, बड़े किंगझू, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने हमेशा महत्व की परवाह किए बिना काम किया है। हालांकि अगर आप इसे सहन करते हैं तो आप पास हो जाएंगे।